सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद आवर वन शॉट फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 दैट इज फ्यूल्स, है ना। एंड चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 दोनों ही एक साथ अपलोडेड है, आप देख सकते हो चैनल पे। सारे चैप्टर्स आपके यूट्यूब प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे, चारों यूनिट्स, है ना। आप आराम से कवर कर सकते हो, फुल ऑन वन शॉट रहेगा। सारे टॉपिक्स यहाँ पे देख सकते हो आप, कवर हो रहे होंगे। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपकी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, देखो इस चैप्टर से अगर आपने पीवाईक्यू देखा है, यू हैव सीन कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, है ना। एंड थोड़ा सा डाउट होता है कि समझ नहीं आता न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। ट्रस्ट मी, हर एक टॉपिक जिससे न्यूमेरिकल बनता है, मैंने एक एक न्यूमेरिकल सबका लिया है, एक से ज़्यादा भी लिया है ना, ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। एकदम टाइप वाइज सेग्रीगेटेड करके कंबशन वाले न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। तो बस यू आर जस्ट गुड टू गो, है ना। अच्छे से इस वन शॉट को देख के जाओ। ट्रस्ट मी, पेपर में जाके बोलोगे कि भाई एकदम सिमिलर क्वेश्चन पेपर आपको दिखेगा वहाँ पे जाके, जो अभी हम लोग इस लेक्चर में कर रहे होंगे, है ना। पूरा पीवाईक्यू छान के ये लेक्चर बनाया गया है। सो ट्रस्ट मी, पूरा एग्जाम स्पेसिफिक है। अच्छे से समझो एक एक टॉपिक को, ताकि आप भूलोगे नहीं, है ना। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें कवर करे होंगे। जैसे सबसे पहले फ्यूल हो गया, है ना। फ्यूल क्या होता है, जो बेसिक चीज़ है। उसके बाद उससे भी सवाल बनते हैं, है ना। सवाल जिससे बनते हैं वही करवाया गया है, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा नहीं है कि इससे सवाल ही नहीं आता और करवा दिया, ऐसा नहीं है ना। इसके बाद आपका आ गया कैलोरीफिक वैल्यूज, है ना। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, मतलब सारे ही यूनिवर्सिटीज में से काफ़ी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। सो डोंट वरी, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, पूरा एग्जाम स्पेसिफिक वीडियोस है ये, है ना। एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वैसा ही बनाया गया है, आप देख सकते हो। देखो अगर आपका टॉपिक मैच हो रहा है तो वो टॉपिक तो एटलीस्ट कर जाओ अच्छे से, है ना। ओके। सो उसके बाद आता है आपका कैलोरीफिक वैल्यूज हो गया, है ना। जीसीवी एनसीवी हो गया। उसके बाद आपका डिटर्मिनेशन हो गया कि कैलोरीफिक वैल्यूज को जैसे हम लोग बॉयज कैलोरीमीटर से डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद आपका एनालिसिस ऑफ फ्यूल हो गया, है ना। अप्रॉक्सीमेट अल्टीमेट एनालिसिस इसका भी। इसके बाद आपके लिक्विड फ्यूल्स हो गए, क्रैकिंग हो गया, है ना। नॉकिंग, एंटी नॉकिंग, क्रैकिंग में भी बहुत सारे टाइप्स है, सब हम लोग डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ऑक्टेन एंड सिटेन नंबर हो गए आपके, है ना। इसके बाद कंबशन न्यूमेरिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपकी गैशियस फ्यूल्स, है ना, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले देखो कि फ्यूल क्या है ना। सबसे पहले अगर इस चैप्टर का नाम फ्यूल है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले फ्यूल है क्या। ओके। सो बेसिकली देखो, कोई भी सब्सटेंस, है ना, कोई भी सब्सटेंस, मान लो ये एक सब्सटेंस है ना। इसको अगर मैं क्या करती हूँ, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करती हूँ, एंड उससे मेरे को बहुत सारा एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, और भी प्रोडक्ट्स मिलते होंगे, है ना। बट मेरे को बहुत सारे एनर्जी मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ, मान लो हीट, है ना। एनर्जी का कोई फॉर्म होना चाहिए, किस फॉर्म में मिल रहा है, मान लो हीट के फॉर्म में मेरे को एनर्जी मिल रहा है जब मैं उस सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही हूँ। तो वो जो सब्सटेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल, है ना। तो फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस यूजफुल एनर्जी थ्रू कंबशन। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, बहुत डोमेस्टिक यूज के लिए होता है। बहुत ही यूजफुल एनर्जी हमको मिलता है बाई रिएक्टिंग फ्यूल विथ ऑक्सीजन। मतलब बेसिकली कोई भी सब्सटेंस का अगर मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रही हूँ, तो उस चीज को, उस प्रोसेस को कंबशन बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग कंबशन कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस दैट आर प्रेजेंट इन द फ्यूल कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी। क्या होता है, सबसे पहले देखो फ्यूल क्या है। फ्यूल एक सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इस प्रोसेस को हम लोग कॉम्बशन बोलते हैं। एंड क्या हमको प्रोड्यूस करता है, बहुत सारा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना, और अलग अलग प्रोडक्ट्स। अब ये जो मेरा फ्यूल है, इसके अंदर ना बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे क्या हो गए, बहुत ही कॉमन कॉमन एलिमेंट्स अगर मैं बोलूँ तो कार्बन होता है इसके अंदर, हाइड्रोजन होता है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है। ये सारे एलिमेंट्स इस फ्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी अगर ये पूरा सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये एलिमेंट्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते होंगे, है ना, क्योंकि ये तो फ्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या होता है, जैसे अगर कार्बन कार्बन अगर दिस फ्यूल इज मेड अप ऑफ दिस एलिमेंट्स, है ना, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए जब ये फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे। तो जैसे कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली अगर हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, तो मेरे को पानी मिलता है, वाटर फॉर्म होता है उसमें, एंड बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है।
सिमिलरली आपका बाकी एलिमेंट्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड बहुत सारे हीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब देखो जो हमारे केमिकल फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक तो हमारा होता है प्राइमरी फ्यूल्स या नेचुरल फ्यूल्स। नेचुरल फ्यूल्स मतलब जो नेचुरली हमको मिलता है ना, एंड जो हमारा सेकेंडरी फ्यूल्स होते हैं वो डिराइव्ड है, मतलब नेचुरल फ्यूल से अगर हम लोग इसको डिराइव करके कोई फ्यूल बनाए तो वो हमारा सेकेंडरी या फिर डिराइव्ड फ्यूल्स हो जाते हैं। अब दोनों में ही 3 फेज में एग्जिस्ट करता है फ्यूल, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल्स देख लो, वुड होता है, पेयर होता है, लिग्निट होता है, कोल होता है ना, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम जो होता है वो लिक्विड होता है एंड दिस इज अ नेचुरल फ्यूल। नेचुरल गैस जो होता है वो हमारा एक नेचुरल फ्यूल होता है जो कि गैशियस फॉर्म में होता है। इसके बाद डिराइव फ्यूल्स में हमारा कोक, चारकोल हो गया है ना, इसको हम लोग नेचुरल फ्यूल से डिराइव करते हैं, है ना। इसके बाद हमारा कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल हो गया, ये सब को भी हम लोग नेचुरल फ्यूल से डिराइव करते हैं और ये लिक्विड फेस में है। एंड सिमिलरली हमारे गैशियस वाले। ओके, अब ये एक बार एक सवाल आ गया था इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई क्या क्या मेरिट्स होते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैशियस फ्यूल्स के, है ना। जैसे कि इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, लो कॉस्ट एंड रेडिली अवेलेबल, लॉन्ग शेल्फ लाइफ होता है इनका, है ना। तो ये मेरिट्स और डिमेरिट्स आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गए कि लॉन्ग शेल्फ लाइफ होता है इनका, ये है ना। समझने का जो पार्ट है वो मेनली यहाँ से शुरू होता है। देखो सबसे पहले कि एक गुड फ्यूल, है ना, हमको क्या चाहिए कि भाई जो भी फ्यूल हो वो अच्छा हो, क्योंकि हमको पता है बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को हार्म करता है फ्यूल वगैरह वगैरह का कंबशन, है ना। तो वी नीड अ गुड फ्यूल। तो एक गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो सबसे पहले उसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है अभी हम देखेंगे, बस समझो कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे डेफिनेशन है तो बता देते। देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, मान लो कि मैं क्या कर रही हूँ, एक फ्यूल ले रही हूँ, ये मेरा क्या है, एक फ्यूल का सब्सटेंस है, मतलब एक ये मेरा फ्यूल है ना। अब मैं इसका इस फ्यूल मतलब मान लो ये मेरा इस डब्बे के अंदर मेरा फ्यूल रखा है और ये जो मैंने फ्यूल का जो क्वांटिटी लिया ना वो मैंने मान लो 1 यूनिट लिया। जैसे मान लो 1 यूनिट वॉल्यूम या फिर 1 यूनिट मास, 1 केजी का फ्यूल ले लिया या फिर 1 मीटर क्यूब का फ्यूल ले लिया मैंने। इस पूरे का मास कितना है मान लो 1 है या फिर वॉल्यूम कितना है 1 है, ठीक है। अब इस फ्यूल को जब मैं क्या करूंगी, इस फ्यूल को जब मैं बर्न करूंगी, इस फ्यूल को जब मैं बर्न करूंगी, क्या करूंगी, इसको जब मैं जलाऊंगी, मान लो यहाँ पे नीचे से मैं क्या कर रही हूँ, इसको जला रही हूँ। इसको जब जलाऊंगी तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब मैं इसको बर्न करूंगी तब जो मेरा हीट निकलेगा या फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो मेरा अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर अमाउंट ऑफ हीट बोल सकते हो निकलेगा, इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोला मैंने कि भाई मैं क्या ले रही हूँ, एक सब्सटेंस ले रही हूँ जो कि मेरा फ्यूल है, उसका मैं कितना क्वांटिटी ले रही हूँ 1 केजी या फिर 1 मीटर क्यूब ले रही हूँ, उसका यूनिट मास ले रही हूँ, यूनिट वॉल्यूम ले रही हूँ। उसको जब मैं जलाऊंगी तो जब मेरे को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो जितना एनर्जी मिलेगा उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। ओके, ये इसका क्या होना चाहिए, एक अच्छे फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए। मतलब जब मैं मतलब 1 यूनिट मास या फिर 1 यूनिट वॉल्यूम के फ्यूल को जला रही हूँ तो बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना। कम फ्यूल में बहुत सारा एनर्जी मिलना चाहिए, तो वो हमारा एक अच्छा फ्यूल होता है, उसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। इसके बाद क्या है, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। मतलब मान लो कि भाई एक फ्यूल को जलाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, कि भाई जब मैं इसको आग दे रही हूँ, मान लो उसको जला रही हूँ, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये जलना शुरू होगा। तो ये जो कि जिस टेम्परेचर पे ये जलना शुरू होगा इसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, है ना। तो बोल रहे हैं कि मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, देखो द लोएस्ट टेम्परेचर to which the fuel must be preheated so that it starts burning smoothly, है ना। अब अगर वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो भाई अटेन ही नहीं होगा, बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, है ना, कि अटेन ही नहीं हो रहा है वो इग्निशन टेम्परेचर की ये बर्न होना शुरू हो। और अगर मान लो कि काफ़ी कम हीट देने से ये फट करके जल जा रहा है तो ये भी खराब है, कभी भी ये जल सकता है ना, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। तो एक मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर रहना चाहिए, ये भी याद हो गया। लो मॉइस्चर कंटेंट, है ना, इसमें अगर कोई मॉइस्चर हो रहा है तो इसका मॉइस्चर कंटेंट कम होना चाहिए, वो डिजायरेबल होता है। लो नॉन कंबस्टिबल, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट होगा तो जब ये बर्न करेगा तो अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलेंगे जो कि हम नहीं चाहते, तो इसलिए मॉइस्चर कंटेंट कम होना चाहिए। लो नॉन कंबस्टिबल मैटर कंटेंट, इसके अंदर जो ऐसे कुछ होंगे ना, ऐसे कुछ कंटेंट
कंबाइंड होंगे जो कि कंबस्टिबल नहीं है, ठीक है, जो कि रह जा रहे हैं। तो ऐसे मेटल को हम चाहते हैं कि वो कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंबस्टिबल होके ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट कर जाए, है ना। इसके बाद हार्मलेस कंबशन प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली भाई ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे फ्यूल्स को बर्न करने के वजह से एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है ये वो, क्योंकि हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं उससे। तो हम चाहते हैं कि जितना कम हो सके उतना कम हार्मलेस प्रोडक्ट्स निकले, है ना। जितना कम मतलब हार्मफुल प्रोडक्ट्स जितना कम हो उतना अच्छा हो, हार्मलेस प्रोडक्ट्स निकले वो हम चाहते हैं। इसके बाद क्या है, लो कॉस्ट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, कंबशन शुड बी कंट्रोलेबल, है ना। ये तो बेसिक है। ओके, इसके बाद अभी जैसे हमने बोला कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड कब, जब मैं यूनिट मास या फिर वॉल्यूम यूनिट सब्सटेंस को और फ्यूल को क्या कर रही हूँ, जला रही हूँ कंप्लीटली, है ना। जब मैं उसको जला रही हूँ कंप्लीटली, तब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट मेरा प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होता है, मेरा कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, अब देखो कैलोरीफिक वैल्यू के दो टाइप्स होते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक हमारा होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, एक होता है हमारा नेट कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, ग्रॉस या फिर हाई कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। ओके, अब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, देखो दो टाइप्स है, कैलोरीफिक वैल्यू की ही दो टाइप्स है। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, देखो सिंपल है, मान लो कि मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल चीज, मैं फिर से यूनिट सब्सटेंस यूनिट फ्यूल को ले रही हूँ, ठीक है, जिसका यूनिट मास या फिर यूनिट वॉल्यूम है, इसको मैं जला रही हूँ, है ना। इसको जलाने के बाद क्या होगा, इसको जलाने के बाद मेरा एनर्जी रिलीज होगा, है ना, एनर्जी रिलीज होगा, एंड ऑल्सो साथ में मेरे कुछ प्रोडक्ट्स भी आएंगे, एनर्जी रिलीज होगा एंड साथ में इसको जब जलाऊंगी तो एनर्जी रिलीज होगा, साथ में कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे। ये क्या है, ये मेरे प्रोडक्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस, मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन है। इन प्रोडक्ट्स को अगर मैंने कूल डाउन किया रूम टेम्परेचर में, इनको अगर मैंने कूल डाउन किया, कूल डाउन होने दिया, सेटल डाउन होने दिया एट रूम टेम्परेचर, तो तब जो एनर्जी हमको मिल रहा है, तब जो एनर्जी हमको मिल रहा है उस एनर्जी को हम बोल देंगे कि वो हमारा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है ना। एंड अगर मान लो कि मैं सेम यूनिट सब्सटेंस को जला रही हूँ और मेरा यहाँ से एनर्जी निकल रहा है, साथ में मेरे को प्रोडक्ट्स निकल रहा है, और ये जो मेरे प्रोडक्ट्स है इसको अगर मैं एस्केप होने दे दूँ, अगर मैं इसको भागने दे दूँ, मतलब एस्केप होने दे दूँ, मतलब इसको मैं रख नहीं रही हूँ, इसको मैं एस्केप होने दे रही हूँ, तो फिर जो मेरा एनर्जी आएगा वो नेट कैलोरीफिक वैल्यू आएगा, है ना। अभी ये टर्म, ये नेट और ये हाई, ग्रॉस या फिर हाई, ऐसा क्यों है, तो ध्यान से देखो क्या होता है ना, ध्यान से देखो, जब भी हमारा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू मैं बोल रही हूँ, इधर मेरा जब ये प्रोडक्ट्स, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एनर्जी साथ में प्रोडक्ट्स। अब जब ये प्रोडक्ट्स कूल डाउन होंगे, है ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि एक एडेड हीट प्रोड्यूस होगा। कैसे, यहाँ पे जो स्टीम है वो क्या होगा, वो कंडेंस हो रहा है। स्टीम क्या है, वो कंडेंस हो रहा है। तो जब ये स्टीम कंडेंस हो रहा है तो यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो भी यहाँ पे काउंट हो जाएगा। ये जो स्टीम कंडेंस हो रहा है उसका जो हीट है वो भी यहाँ पे काउंट होने लगेगा। तो इसका मतलब एक तो एनर्जी मेरा काउंट हो रहा है, साथ में ये प्रोडक्ट्स के कूल डाउन होने की वजह से एक और एनर्जी आ रहा है, जो कि एक और हीट आ रहा है जो कि मेरे को काउंट करना पड़ रहा है। तो इधर मेरा जो ओवरऑल एनर्जी है वो बढ़ जा रहा है। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इसलिए हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। पर नेट कैलोरीफिक वैल्यू में क्या हो रहा है, देखो जैसे यहाँ पे आपको लिखा होगा HCV इज इक्वल्स टू हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल प्लस लेटेंट हीट कंडेंसेशन ऑफ सी, सॉरी कंडेंसेशन था, है ना, लेटेंट हीट कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, मतलब ये जो स्टीम मेरा कंडेंस हो रहा है उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग लेटेंट हीट कंडेंसेशन ऑफ स्टीम बोलते हैं। एंड ये मेरा एक एडेड हीट है जो कि ऐड हो जा रहा है मेरे एनर्जी के साथ, तो इसलिए मैं यहाँ पे हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोलती हूँ। नेट यहाँ पे क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये प्रोडक्ट्स को मैं एस्केप होने दे रही हूँ, तो यहाँ से मेरा कोई एडेड हीट नहीं आ रहा है, तो मेरा जो घुल मिला के जो एनर्जी था वही आ रहा है, तो एग्जैक्ट एनर्जी आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेट या फिर कम लो कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। ओके, तो जब हमको एलसीवी निकालना होता है हम क्या करते हैं, एचसीवी से लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर जो मेरा फॉर्म्ड होता है उस हीट को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो जो मेरा बचता है वो मेरा क्या हो जाता है, वो मेरा एलसीवी हो जाता है ना। पूरे एचसीवी में से अगर मैं लेटेंट हीट जो मेरा एडेड हीट था उसको माइनस कर दूँ तो मेरे को एनसीवी या फिर एलसीवी मिल जाता है। ओके, अब इतना तो कैलोरीफिक वैल्यूज के बारे में हमको समझ में आ गया कि भाई हमारा एचसीवी और क्या कहते हैं एलसीवी क्या है। अब मेन चीज है हमारा
कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करना। अब इसके भी दो मेथड्स हैं। कैलोरीफिक वैल्यू को अगर मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, है ना। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होते हैं समझ में आ गया, टाइप समझ में आ गया। अब निकाले कैसे उसको, है ना। निकालने के लिए दो टाइप के कैलोरीमीटर्स हम लोग पढ़ेंगे, दो टाइप के मेथड्स पढ़ेंगे। जो सबसे पहला वाला मेथड है उसमें वो हम लोग यूज करते हैं फॉर सॉलिड या फिर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल्स के लिए, मतलब गैस नहीं होना चाहिए, है ना। सॉलिड या फिर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला मेथड। ये वाला क्या है, हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, ध्यान से देखो। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम लोग क्या करते हैं, देखो। A known amount of fuel is burnt in excess of oxygen and the heat liberated is absorbed in a known amount of water. The heat liberated is measured by noting the change in temperature. सिंपल चीज है, देखो ध्यान से देखो। क्या कर रही हूँ मैं, मान लो कि मैं एक नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल ले रही हूँ। ये कितना फ्यूल है मेरे को पता है, मैं नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल ले रही हूँ। इसको क्या कर रही हूँ, इसको मैं बर्न कर रही हूँ, है ना। इसको मैं बर्न कर रही हूँ। मान लो बहुत सारा यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का गैस है, तो मैं इसका कंबशन कर रही हूँ, है ना। इसको मैं हीट कर रही हूँ, ठीक है। अब हीट करने से इससे एनर्जी रिलीज होगा, है ना। अब जो एनर्जी रिलीज हुआ, इस एनर्जी को मैं क्या कर रही हूँ, मैं एब्जॉर्ब होने दे रही हूँ यहाँ पे। कहाँ पे, नोन अमाउंट ऑफ वाटर पे। नोन अमाउंट ऑफ वाटर, मैंने पानी लिया जिसका भी अमाउंट मेरे को पता है ना। अगर मैंने मान लो नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल लिया, मान लो मैंने x kg या फिर x ग्राम का मैंने फ्यूल लिया, तो मैंने यहाँ पे मान लो w ग्राम का क्या लिया, वाटर लिया। मेरे को पता है नोन अमाउंट मेरे को पता है। अब मैंने इस फ्यूल को बर्न किया, एनर्जी रिलीज हुआ और इस एनर्जी को मैंने इस पानी में एब्जॉर्ब होने दिया, ऐसा एक एपरेटस बना दिया, ठीक है। अब मेरे को तो ये एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो वो एनर्जी या फिर कैलोरीफिक वैल्यू मेरे को कैसे मिलेगा भाई, जो मेरा प्रिंसिपल कहता है, वो प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना हीट, ठीक है, अगर मैं पूरा इंसुलेशन कर दूं हर जगह कि भाई कहीं से पास नहीं हो सकता, तो जितना हीट मेरा फ्यूल रिलीज कर रहा है उतना हीट मेरा ये जो वाटर है वो एब्जॉर्व कर रहा है। साथ में अगर ये कैलोरीमीटर है तो ये एब्जॉर्व कर रहा है ना। तो मतलब कि जितना हीट मेरा ये रिलीज कर रहा है उतना हीट ये एब्जॉर्व कर ले रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये मेरा पानी है, मान लो पहले ये T1 टेम्परेचर में था। अब क्योंकि ये इसमें हीट आ रहा है, ये हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बढ़ के मान लो ये T2 हो गया। तो डिफरेंस क्या आया इनमें, ठीक है, T2 माइनस T1, ये आया मेरा डिफरेंस। ये आया टेम्परेचर में डिफरेंस। ये टेम्परेचर में डिफरेंस मतलब मेरे को हीट में डिफरेंस पता चल गया, मतलब मेरे को एनर्जी पता चल गया कि कितना एनर्जी एब्जॉर्व हो, है ना। ऐसे करके मैं पता लगाती हूँ कि मेरा कैलोरीफिक वैल्यू कितना है। ये तो बेसिक समझ में आ गया। क्या करते हैं हम लोग, बेसिक चीजें, है ना, कि हम लोग एक फ्यूल को क्या करते हैं, नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल को मान लो x ग्राम को हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो एनर्जी आएगा उसको हम लोग एब्जॉर्व होने देंगे पानी में, है ना। एंड फिर पानी का जो टेम्परेचर चेंज होगा उस टेम्परेचर डिफरेंस को नोट कर लेंगे। दिस इज द बेसिक थिंग वी डू दिस। अब जो फिगर है, अगर आप ध्यान से देखो क्या करना है आपको, इतना टफ फिगर नहीं है, एकदम ईजी है ना, समझते हुए चलो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ऐसा स्टील बॉम्ब बना देना है ना। एक ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ स्टील बॉम्ब, है ना। स्टेनलेस स्टील का एक बॉम्ब है ना। इसको आपने बना दिया। बनाने के बाद आप क्या करोगे, इसको एक टाइट लीड से बंद कर दोगे, ठीक है। अब ये टाइट लीड जो है ना, ये दो इलेक्ट्रोड को भी कनेक्ट कर रहा है। इसमें से दो इलेक्ट्रोड भी पास कर रहा है, अंदर आ रहा है। एंड साथ में एक और चीज आ रहा है जो कि होता है मेरा ऑक्सीजन इनलेट बल्ब, मतलब मैं अंदर ऑक्सीजन डाल रही हूँ ताकि अंदर कॉम्बशन हो सके। साथ में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोड लगा दिया। इलेक्ट्रोड का एक एक वन ऑफ द इलेक्ट्रोड के पास एक रिंग है जो कि किसको पकड़ रहा है, मेरे फ्यूल को पकड़ रहा है। मान लो मेरे फ्यूल को पकड़ रहा है, ठीक है। तो फ्यूल को रखा गया है इसमें और इसके अंदर क्या है, मेरा फ्यूल है, ठीक है। इसके अंदर मेरा फ्यूल है, समझ में आ गया। एक स्टील बॉम्ब ले लिया मैंने, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया और एक पार्ट ऑफ एक वन ऑफ द इलेक्ट्रोड मेरे फ्यूल को पकड़ के रख रहा है ना। और साथ में मैंने ऑक्सीजन डालने के लिए ऑक्सीजन इनलेट बल्ब भी डाल दिया, ओके। इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके बाद मैं यहाँ पे मैग्नीशियम फ्यूज वायर, यहाँ पे मैं मैग्नीशियम का वायर्स डाल दूंगी ताकि यहाँ पे क्या हो सके, यहाँ पे मेरा जो फ्यूल है वो बर्न हो सके, है ना, वो बर्न हो सके। साथ में मैं यहाँ पे एक वोल्टेज भी सप्लाई कर दूंगी ताकि मेरा सर्किट क्लोज हो जाए।
सिंपल चीज़ है। अब मेरा फ्यूल क्या होगा, अब मेरा फ्यूल बर्न होगा, है ना, और साथ में मेरे अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो मतलब यहाँ पे कंबशन हो रहा होगा, ठीक है। अब अगर मेरा फ्यूल बर्न हो रहा है, मतलब मेरा फ्यूल प्लस O2 हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, मेरा फ्यूल प्लस O2 हो रहा है। जब ऐसा होता है तब मेरा क्या होता है, तब मेरा एनर्जी रिलीज होता है ना, तब मेरा एनर्जी रिलीज होता है। तो अब जो ये एनर्जी रिलीज हुआ उसको हमने क्या किया, बाहर अगर देखो, बाहर हमने एक पानी का कैलोरीमीटर ले लिया, जिसके अंदर क्या है, पानी है। ये कॉपर का बनाया कैलोरीमीटर, और इसके अंदर क्या है, पानी है बहुत सारा, है ना। अब ये जो एनर्जी आया, ये एनर्जी को हमने एब्जॉर्ब होने दिया इस कैलोरीमीटर में, मतलब इस फ्यूल से एनर्जी निकला, पानी में आया, और पानी ने उस हीट को एब्जॉर्ब किया, तो धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ा। ओके, साथ में हम लोग क्या रखते हैं, एक थर्मोमीटर रखते हैं। क्यों, टेम्परेचर डिफरेंस मापने के लिए, कितना टेम्परेचर बढ़ा इसको ही तो नोट करना है, इसलिए हमने इसको रखा। और फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक स्टीरर को, ताकि वो पानी को हमेशा ऐसे हिला सके, ठीक है, ये पानी कॉन्स्टेंटली स्टर होता रहे। ओके, हमने ये कुछ चीज़ें रख दी है। साथ में देखो कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स ये लिख लेना जब अगर क्वेश्चन में आए, इसलिए मैं हर उसको समझा दे रही हूँ, है ना। इतना हमने रख दिया। अब इसके बाद इंसुलेटिंग जैकेट, साथ में हम लोग लास्ट में इंसुलेटिंग जैकेट भी लगा देंगे। क्यों, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं ना कि एनर्जी है भाई कहीं से ये पास कर जाएगी, रेडिएशन पास हो जाए, ताकि ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग एक इंसुलेटिंग जैकेट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद एयर जैकेट भी लगाएंगे ताकि ये पास ना हो, है ना। एंड बाकी फ्यूज वायर लगाएंगे, और क्रूसिबल जिसमें मेरा फ्यूल रखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। बस यही है, यही प्रिंसिपल है। क्या हो रहा है, नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल लिया जा रहा है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है, जो एनर्जी ये लिबरेट कर रहा है उसको पानी में एब्जॉर्ब होने दे रहा है, फिर पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर को हम लोग माप रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा जो हीट लिबरेटेड बाई फ्यूल, जितना हीट मेरा फ्यूल लिबरेट कर रहा है वही मेरा कैलोरीफिक वैल्यू है, एंड दैट विल बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाई वाटर एंड द कैलोरीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाई वाटर एंड द कैलोरीमीटर। तो अभी हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, ये चीज़ निकालना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेट ऑफ फ्यूल सैंपल लेंगे, कितना हम लोग ने फ्यूल सैंपल लिया। मान लो हमने x ग्राम का फ्यूल लिया, बोला ना नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल लेंगे, नोन अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे, मान लो ये W ग्राम है। अब कैलोरीमीटर, स्टीरर, थर्मोमीटर, सबका अगर एक वाटर इक्विवेलेंट ले लूँ मैं, तो ये मान लो स्मॉल W ग्राम है, ठीक है। अब इनिशियल टेम्परेचर मेरा क्या है, मान लो T1 है, फाइनल टेम्परेचर मेरा T2 है। ये तो एकदम आसानी से समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल विल बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड द कैलोरीमीटर। अब देखो, सबसे पहले समझो कि भाई मान लो इसको मैं कैपिटल H बोल, है ना, तो हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, सबसे पहले हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, वाटर कितना हो जाएगा, वाटर का वो कितना है, W है ना, वेट कितना है, W है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, ΔT मान लो, है ना, प्लस क्या करूंगी मैं, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का वेट कितना है, वाटर इक्विवेलेंट का वेट जो है वही है, तो वो कितना है, स्मॉल W है, और टेम्परेचर डिफरेंस मेरा ΔT है। अब ΔT क्या है मेरा, ΔT इज T2 माइनस T1, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस प्लस स्मॉल W इंटू T2 माइनस T1, ये हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, ये हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर। अब हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल, अगर ध्यान से देखो, जब हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ा था, हमने बोला था कि जब हम लोग यूनिट मास ऑफ फ्यूल को जब हम लोग बर्न करते हैं, तब जो अमाउंट हमको मिलता है, उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमको मिलता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो कैलोरीफिक वैल्यू है, और जीसीवी हो जाएगा अगर हम लोग प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करके, वो जीसीवी हो जाएगा अगर हम लोग प्रोडक्ट्स को कंडेंस होने दे रहे हैं। इस टाइम पे हम लोग प्रोडक्ट्स को कंडेंस होने दे रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको मान लेती हूँ कि जीसीवी है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा जीसीवी मान लो, कुछ एक मैं मान लेती हूँ, यहाँ पे क्या माना जीसीवी को, ओके कैपिटल H माना, ठीक है, जीसीवी को मैं जी मान लेती हूँ, ठीक है, जीसीवी को मैं मान लेती हूँ जी। जी क्या है मेरा, कि भाई जब मैं एक यूनिट मास या फिर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल को जब मैं बर्न करती हूँ, जो मेरे को अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है वो मेरा कैपिटल जी है। क्या है मेरा कैपिटल जी, क्या है कैपिटल जी, कैपिटल जी है जीसीवी मतलब मेरा कैलोरीफिक वैल्यू है। क्रॉस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है उनको कूल डाउन होने दिया टू रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये मेरा जीसीवी। अब मेरे को जो चाहिए टोटल हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल, ये क्या है, ये तो भाई 1 kg या फिर 1 ग्राम जितना हीट लिबरेट कर रहा है उतना जी है। अगर मेरे को x ग्राम
कितना लिबरेट करना है, क्योंकि मेरा फ्यूल का मास कितना है x ग्राम, तो ये मेरा कितना हो जाएगा g इंटू एक्स, और ये मेरा हो जाएगा टोटल हीट लिबरेटेड बाई x ग्राम ऑफ फ्यूल। ये तो मेरा टोटल हीट लिबरेटेड बाई 1 ग्राम ऑफ फ्यूल है g, तो मेरा टोटल हीट लिबरेटेड बाई x ग्राम ऑफ फ्यूल मेरा g इंटू एक्स हो जाएगा। तो मैं इधर कर दूंगी g इंटू एक्स। यहाँ से मेरे को जो g मिलेगा, यहाँ से मेरे को जो g मिलेगा वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू w इंटू डेल टी प्लस स्मॉल w इंटू डेल टी बाई एक्स। बस यही है आपका। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख लो, जो मेरा g हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा w इंटू, देखो एक और चीज़ देख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेल टी है तो मैं डेल टी को कॉमन ले लूँ, T2 माइनस T1 को कॉमन ले लेती हूँ। तो अगर मैंने इसको कॉमन ले लिया तो मेरा ये W प्लस स्मॉल w हो जाएगा, कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 बाई एक्स। हो गया, ठीक है, सिंपल चीज है। हीट लिबरेट, टोटल हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल क्या होगा, अगर 1 ग्राम फ्यूल जितना हीट लिबरेट कर रहा है वो अगर कैपिटल जी है तो x ग्राम कितना करेगा, जी इंटू एक्स। समझ में आ गया, जी इंटू एक्स इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो टोटल हीट गेन्ड हमारा ये फॉर्मूला आ गया है ना, ये रहा। तो ये हमारा आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने जी माना था, इन लोगों ने कैपिटल एच माना, कोई भी मान लो, ठीक है। तो कैपिटल एच मेरा क्या आ गया, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये मेरा आ गया हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। समझ में आ गया है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं हीट लिख लो वरना हीट इक्वल्स टू दिस है ना। तो मैंने यहाँ पे जी मान लिया, उन लोगों ने एच माना है, कोई बात नहीं, कुछ भी मान लो, ठीक है, चलता है। ओके, अब यहाँ से अगर मेरे को एलसीवी निकालना है तो एलसीवी को मैं क्या करूँगी, एचसीवी माइनस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ जो मेरा वाटर वेपर फॉर्म हो रहा है उसको मैं माइनस कर दूंगी। तो मेरा वाटर वेपर है तो 0.09 इंटू हाइड्रोजन कर दूंगी इंटू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। ये मेरा फॉर्मूला आ जाता है एलसीवी के लिए। ओके, समझ में आ गया। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे कि भाई जीसीबी का वैल्यू इतना है तो एचसीबी निकालो, हालांकि मतलब ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है तो आने के चांसेस तो थोड़े से कम है। तो अगर जीसीबी बोल दिया आ सकते हैं वैसे डेफिनेटली, जीसीबी अगर बोल दिया तो क्या कहते हैं एलसीबी कैसे निकालोगे, एचसीबी माइनस दिस डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठाओगे, आ जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया हमने, ठीक है, इसमें भी। एंड ऑल्सो एक और चीज, करेक्शंस क्या है, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है फ्यूज वायर करेक्शन। हो सकता है कि जो हीट लिबरेटेड बाय द इग्निशन ऑफ जो मेरा मैग्नीशियम का फ्यूज वायर है, हो सकता है कि वो खुद अपने आप, क्योंकि वो फ्यूज हो रहा है तो वो खुद अपने आप हो सकता है कुछ हीट लिबरेट कर ले, तो वो तो एक्स्ट्रा हीट है, उसको तो हमको नहीं चाहिए, उसको तो माइनस करना है, वो तो हमारे कैलकुलेशन को बिगाड़ देगा, उसका एक एक्स्ट्रा हीट आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एसिड करेक्शन, जैसे जब हम लोग को कंबशन करना होता है तो सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फ्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज। देखो फ्यूल में तो सिर्फ क्या क्या प्रेजेंट है, देखो फ्यूल में तो सल्फर और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो मान लो कि भाई कंबशन के टाइम में जो मेरा सल्फर और नाइट्रोजन है वो अगर ऑक्सीडेशन कर ले, मान लो कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, एसिड्स बना ले, H2SO4 HNO3 बना ले, ठीक है। तो अगर एसिड्स बना रहे हैं तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इससे और हीट रिलीज होकर वो भी मेरा एक्स्ट्रा हीट है ना। तो मेरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, इसको भी मेरे को माइनस करना है। कूलिंग करेक्शन मतलब कि हाँ हमने इंसुलेशन लगाया पर मान लो कुछ हीट लूज हो गया रेडिएशन के लिए, ये भी अगर हमको काउंट करना है, तो मान लो मेरा जो रियल हीट था उससे मेरा कुछ हीट निकल गया रेडिएशन की वजह से, तो भाई मेरा तो लॉस हो गया, तो उसको मेरे को ऐड करना है। मान लो कि मेरा इतना हीट था, इसमें से इतना परसेंट मेरा क्या हो गया, रेडिएशन की वजह से चला गया, तो मेरे पूरे हीट में से थोड़ा सा कम हो गया ना, पर मेरे को तो पूरा हीट चाहिए, एक्चुअल हीट, तो इसलिए मैं इसको ऐड करूंगी। फिर मेरा है कॉटन थ्रेड करेक्शन, मतलब हीट लिबरेटेड ड्यू टू बर्निंग ऑफ थ्रेड यूज्ड फॉर इग्नाइटिंग द फ्यूल। फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए जो थ्रेड यूज हुआ, इसके वजह से भी कुछ एक्स्ट्रा हीट लिबरेट हो सकता है, इसको भी मेरे को माइनस करना है। ध्यान क्या रखना है इसमें, इस फॉर्मूला में देखो, ये तो मैंने समझा दिया, ध्यान क्या रखना है, जब भी जीसीबी निकालना है आपको इतना परसेंट तो करना ही है, जैसे पहला वाला था वही लिखा है यहाँ पे बस नाम में, बाकी आपको बस माइनस करना है कुछ चीजें। क्या माइनस करना है आपको, ये 3 चीजें, 1 2 3 चीज में मैंने मार्क किया है, ये तीनों चीजें आपको माइनस करना है। क्यों करना है समझा दिया, बस आपको यहाँ पे प्लस करना है कूलिंग करेक्शन को प्लस करना है। ओके, जैसे यहाँ पे सवाल है 80 ग्राम सैंपल ऑफ सॉलिड फ्यूल वाज कंप्लीटली कंबस्टेड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बॉम्ब कैलोरीमीटर, है ना, सब कुछ यहाँ पे गिवन है। देखो 80 ग्राम ऑफ सॉलिड फ्यूल का वेट दिया है आपका, है ना, कहाँ पे लिखा है यहाँ पे,
हाँ अच्छा, वेट ऑफ वाटर 2000 ग्राम दिया हुआ है, वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है सब कुछ 2200, राइजिंग टेम्परेचर सीधे आपको पूरा टेम्परेचर डिफरेंस ही गिवन है ना। वेट ऑफ सॉलिड फ्यूल ये रहा, वेट ऑफ सॉलिड फ्यूल एक्स मिल गया आपको। आपको बस अपने पैरामीटर्स देखने हैं, मेरे को क्या क्या चाहिए इसके लिए। मेरे को अगर जीसीपी कैलकुलेट करना है, मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को कैपिटल डब्ल्यू चाहिए, स्मॉल डब्ल्यू चाहिए, है ना, ये दोनों मिलकर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। उसके बाद मेरे को टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए, ये भी मेरे को मिल गया सीधे गिवन है, और मेरे को एक्स चाहिए, बस जीसीबी निकल गया, सिंपल चीज है। फिर एलसीबी के लिए क्या करूंगी, एचसीबी मैंने 0.09 इंटू एच, हाइड्रोजन भी यहाँ पे गिवन है, परसेंटेज गिवन है 2.2, है ना। तो बस आपको यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या होता है, -9 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन करते हैं हम लोग, है ना। पर क्योंकि यहाँ पे जैसे परसेंटेज गिवन है 2.2, तो आप क्या करोगे, अगर इसका मास निकालना है तो 2.2 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, राइट। अगर आपको मास निकालना है तो 2.2 डिवाइडेड बाई 100 करोगे। तो इसी 100 को हमने इधर ले लिया, है ना, इधर ले लिया। तो फिर क्या होगा, 9/100 मेरा 0.09 हो जाएगा इंटू एच, मतलब आपको सीधे सीधे यहाँ पे अगर परसेंटेज गिवन है तो सीधे सीधे परसेंटेज वाला ही डालना है। ओके, इतना हो गया, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा बॉयज कैलोरीमीटर। ये क्यों यूज होता है, ये यूज होता है हमारा क्या कहते हैं, गैशियस फ्यूल के लिए। ये यूज होता है गैशियस फ्यूल्स के लिए। अगर पहला वाला समझ में आ गया तो ये वाला भी समझ में आ जाएगा, सेम चीज है। यहाँ पे हम लोग बस डिफरेंस क्या है, पहले जो हमारा फ्यूल था उसका हम लोग वेट लेते थे क्योंकि वो सॉलिड था। अभी हम लोग वॉल्यूम लेंगे, है ना, नॉन वॉल्यूम ऑफ गैस लेंगे, ठीक है। मान लो हमने वी वॉल्यूम का हमने ले लिया, है ना, हमने क्या किया, हमने मान लो वी वॉल्यूम का ले लिया। इस बर्न्ट एट ए कांस्टेंट रेट इन अ कंबशन चैम्बर, यहाँ पे भी कंबशन चैम्बर बनाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एंड द हीट लिबरेटेड इज एब्सॉर्ब्ड इन अ नोन अमाउंट ऑफ वाटर। सेम चीज है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम लोग ने वॉल्यूम ऑफ गैस लिया, पहले हमने वेट ऑफ गैस लिया था क्योंकि वो सॉलिड था, ये गैशियस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हीट लिबरेटेड इज मेजर्ड बाय नोटिंग द चेंज इन टेम्परेचर, सेम है ना। हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल कितना हो जाएगा, हीट एब्सॉर्ब बाय सर्कुलेटिंग वाटर। यहाँ पे मतलब स्टीरर से तो हम लोग पानी को सर्कुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग वाटर का जो यहाँ पे क्या कहते हैं हीट होगा वही हम लोग काउंट करेंगे, है ना, वही हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या है, गैस बर्नर। गैस बर्नर किसके लिए यूज होता है, कंबशन के लिए, कंबशन ऑफ ए नोन वॉल्यूम ऑफ गैस इन एट ए नोन प्रेशर। कंबशन चैम्बर और चिमनी हैज कॉपर ट्यूब्स कॉइल्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द कंबशन चैम्बर। वाटर सर्कुलेट करता है यहाँ पे किसमें, कंबशन चैम्बर में, कॉइल्स में। थर्मोमीटर्स लगा देंगे टेम्परेचर डिफरेंस मार करने के लिए। ग्रेजुएटेड बिगर, ठीक है, ग्रेजुएटेड बिगर क्यों लगेंगे, इज प्लेस्ड एट द बॉटम टू कलेक्ट द कंडेंस स्टीम, है ना। भाई कंबशन जो होगा तो स्टीम कंडेंस होगा, तो स्टीम कंडेंस होने के लिए हमको कलेक्ट करने के लिए नीचे एक ग्रेजुएटेड बीकर भी लगा देंगे। अब इसका कैलकुलेशन कैसा है, इसका कैलकुलेशन और ज्यादा इजी है, ध्यान से। यहाँ पे मैंने बोला था ना, हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब बाय सर्कुलेटिंग वाटर। तो ये कितना हो जाएगा, मान लो अगर मैं वाटर का मान रही हूँ डब्ल्यू है, इसमें मेरे को कोई उसका नहीं लेना, क्या कहते हैं कैलोरीमीटर वगैरह कुछ नहीं लेना, मेरे को सीधे सर्कुलेटिंग वाटर का डब्ल्यू लेना है इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, मान लो T2 - T1, दैट्स इट, ठीक है, हीट इक्वल्स टू दैट्स इट। अब हीट कितना हो जाएगा, पहले मैं हम लोग ने वेट बोला था, है ना, कि भाई 1 ग्राम को अगर मैं जला रही हूँ तो मेरा जो HCV था वो मान लो G था, तो x ग्राम को अगर निकालूंगी तो x इंटू जी हो जाएगा। अभी हम लोग वॉल्यूम में बात करें तो भाई 1 मीटर क्यूब मान लो, है ना, 1 मीटर क्यूब को अगर मैं कर रही हूँ तो मेरा जो कैलोरीफिक वैल्यू था वो जी था। अगर मैं अभी क्या कर रही हूँ, अभी मैं मान लो वी मीटर क्यूब के लिए अगर कर रही हूँ तो मेरा जी इंटू वी हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, जी इंटू वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू T2 - T1। बस अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जी अगर निकालना है तो डिवाइड कर दो, T2 - T1 डिवाइडेड बाई वी। तो यहाँ से आपको जी मिल गया, है ना, जैसे यहाँ पे GCV इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू T2 - T1 डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। ओके, अब एक और चीज इस वाले सवाल में आपको ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ पे जो वेट ऑफ स्टीम कंडेंस्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे स्टीम है तो इसलिए एक और फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा कि जो वेट ऑफ स्टीम है कंडेंस्ड इन सर्टेन टाइम टी बाय द कंबशन ऑफ, अगर वॉल्यूम वो हो रहा है ना, इतना वॉल्यूम ऑफ फ्यूल अगर कंबस्ट हो रहा है तो जो वेट ऑफ स्टीम कलेक्ट करेंगे उसको हम लोग मान लेते हैं mkg।
जो वेट ऑफ स्टीम होगा, किस वजह से, क्योंकि हम लोग इतने वॉल्यूम ऑफ फ्यूल को कंबस्ट कर रहे हैं, तो जो वेट ऑफ स्टीम है उसको हम लोग ने मान लिया स्मॉल एम के जी, ठीक है। अगर ऐसा है केस, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज ऐड कर लेते हैं जब हम लोग एलसीबी निकालते हैं। जीसीबी में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एलसीबी में चेंज होगा। एलसीबी का फॉर्मूला भी बन जाएगा आपका एच माइनस, है ना, एच क्या है आपका जीसीबी, जीसीबी माइनस, बस ये वाला जगह चेंज हो जाएगा, बस ये वाला जगह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा एम इंटू 587/V, है ना, ये आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, चलो। सेम क्वेश्चंस गिवन है, सारे पैरामीटर्स ऐसे ही गिवन होंगे, है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस V मेरे को मिल गया, वाटर मिल गया, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस मिल गया, 2 टेम्परेचर मिल गए, एम मिल गया, बस और क्या चाहिए। ये तीनों से, पहले तीनों से मैं जीसीबी निकालूंगी, बाकी सारे वैल्यूज मेरे को पता है, बस एम का वैल्यू, वी का वैल्यू भी पता है, एम का वैल्यू मेरे को गिवन है, बस निकाल लिया, डन, ये भी आपका हो जाएगा। अब एक और फॉर्मूला होता है फॉर कैलकुलेटिंग, ये सीधे फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, सीधे फॉर्मूला दे दिया, डुलोंग्स फॉर्मूला। डुलोंग्स फॉर्मूला क्या बोलता है, जो HCV है दैट इज इक्वल्स टू 1/100 ऑफ, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ओनली, है ना। सीधे आएगा क्वेश्चन डुलोंग फॉर्मूला से, तो सीधे आपको CHO वगैरह का परसेंटेज गिवन होगा, कंपोजिशन गिवन होगा, सीधे यहाँ पे बिठाना है। मान लो C गिवन है 2%, तो आपको सीधे यहाँ पे 2 इंटू कर देना है। सिमिलरली HO, बाकी सबका आपको यहाँ पे ऐसे ही ऐड करना है। यूनिट याद रखना किस में आएगा, ये किलो कैलोरी पर केजी में आएगा, है ना। एंड उसके बाद एलसीवी क्या आ जाएगा, एलसीवी आ जाएगा HCV माइनस सेम यहाँ पे, क्योंकि H क्या है, H परसेंटेज में है, इसलिए यहाँ पे 9/100 किया हुआ है और कुछ नहीं, है ना, 0.09 किया हुआ है इंटू 587 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है, डन, इतना हो गया। अब आते हैं हम हमारे कोल एनालिसिस में, है ना। तो दो तरीके का एनालिसिस होता है, एक होता है हमारा प्रॉक्सिमेट, एक होता है अल्टीमेट। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में क्या होता है, ध्यान से देखो, सबसे पहले हमको मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो निकालना होता है। मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर कोल है ना, कोई भी अगर फ्यूल है, कोई भी अगर कोल है मान लो, है ना, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है इस फ्यूल के अंदर, है ना। सबसे पहले हमने बात किया था फ्यूल इज कंसिस्ट ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स ऑल्सो, है ना, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर हो सकता है। इसमें एडेड और क्या क्या हो सकता है, इसमें कुछ मॉइस्चर हो सकता है, कुछ ऐश कंटेंट हो सकता है, क्योंकि ये जल रहा है तो भाई कुछ ऐश हो सकता है, फिर कुछ वॉलेटाइल मैटर हो सकता है, तो ये कुछ चीजें इस फ्यूल में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये कितना है, ठीक है, इसको हमको कैलकुलेट करना होता है थ्रू दिस टू एनालिसिस। सबसे पहले जो हमारा आता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, उसके अंदर हम मॉइस्चर कंटेंट को निकालते हैं, वॉलेटाइल मैटर को निकालते हैं, ऐश को निकालते हैं और फिक्स्ड कार्बन को निकालते हैं। और दूसरे में हम लोग क्या निकालते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो मेरे एलिमेंट्स है, इसको एलिमेंट्री एनालिसिस बोलते हैं, इसमें मैं सारे एलिमेंट्स को निकालूंगी, ठीक है। ओके, मॉइस्चर कंटेंट इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो, है ना, देखो मॉइस्चर कंटेंट डिजायरेबल नहीं है, सबसे पहले बोला था गुड फ्यूल का ये अच्छा निशानी नहीं है। सबसे पहले इसका क्यों अच्छा नहीं है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है, देख लो, है ना। क्या करते हैं, रिड्यूसेस द कैलोरीफिक वैल्यू एंड इंक्रीजेस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, है ना। ऑब्वियसली कैलोरीफिक वैल्यू को कम कर देता है, आग भी लग सकती है मॉइस्चर की वजह से, हीट इज वेस्टेड, भाई कुछ हीट तो उसमें ही चला गया कि भाई मॉइस्चर को इवापोरेट करो, तो हीट मेरा काफी वेस्ट हो गया। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई एक नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल लेंगे, ठीक है, नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल लिया, नोन अमाउंट ऑफ कोल लिया इन दिस केस, है ना। नोन अमाउंट ऑफ कोल लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, मान लो कि भाई ये कुछ, मान लो W ग्राम का है, मान लो कि ये मैंने W ग्राम का एक सैंपल लिया कोल का, ये मैं W ग्राम नोन अमाउंट क्यों, क्योंकि मेरे को पता है मैं कितना ले रही हूँ, ठीक है। लेने के बाद अभी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने बात किया कि इसके अंदर मान लो मॉइस्चर है, ठीक है, मॉइस्चर का कंटेंट मेरे को निकालना है ना। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसको हीट करूंगी, क्या करूंगी, इसको हीट करूंगी एट मान लो 105 डिग्री सेल्सियस में, और इसको एक क्रूसिबल में रखूंगी 1 घंटे के लिए, ताकि मेरा मॉइस्चर क्या हो, इवापोरेट हो, है ना। अब क्योंकि मैं इसको हीट करी हूँ तो मेरा मॉइस्चर इवापोरेट होगा यहाँ से, ठीक है, मेरा मॉइस्चर क्या होगा, इवापोरेट होगा। अब थोड़ी देर बाद आफ्टर 1 आवर अगर मैं देखूँ, 1 घंटा जाने के बाद मेरा जो कोल रहेगा वो बच जाएगा, सारा मॉइस्चर मेरा उड़ जाएगा, है ना। तो अभी जो मेरा सैंपल है उसका मान लो कुछ स्मॉल W ग्राम हो गया, ठीक है, या फिर W1 ग्राम हो गया मेरा, है ना। अभी मेरा मॉइस्चर उड़ने के बाद जो मेरा कोल है उसका मान लो W1 ग्राम हो गया, ठीक है। अब मेरा मॉइस्चर कंटेंट कितना था, तो बस
इससे इसको अगर माइनस कर लूँ तो जितना उड़ा वो मिल जाएगा, मतलब मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा मेरे को। अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है तो W माइनस W1 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वेट इंटू 100 कर दूंगी, सिंपल, डन। अभी अगर वॉलेटाइल मैटर को हटाना है, अभी क्या करेंगे, अभी जो कोल का सैंपल लेंगे दैट इज ऑलरेडी जिसमें मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर हमने हटा दिया, एक के बाद एक करेंगे, ऐसे चलेगा इसका प्रोसेस। अभी हम लोग क्या करेंगे, मॉइस्चर फ्री कोल, मतलब मॉइस्चर हटा दिया, अभी जो मेरा कोल है वो मॉइस्चर फ्री है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर से हीट करेंगे हम लोग, है ना, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब इसका वेट कितना है, अभी W1, अभी देखा था ना हमने कि भाई मॉइस्चर जब खत्म हो जाता है तो इसका कितना रहता है, इसका W1 रहता है, तो इसका ऑलरेडी W1 ग्राम है अभी मॉइस्चर जाने के बाद। इसको मैंने क्या किया, हीट किया, इसको मैंने क्या किया, हीट किया। अब हीट करने के बाद क्या होगा, मेरा जो वॉलेटाइल मैटर है वो भी चला जाएगा। इन ए सिलिका क्रूसिबल कवर्ड विद अ वेंटेड लीड। अब मैं इसको कवर भी कर दूंगी, इसको क्या करूंगी, एक वेंटेड लीड से इसको कवर कर दूंगी, और इतने टेम्परेचर में, 7 ज्यादा नहीं क्योंकि वॉलेटाइल मैटर है ना, तो इसलिए 7 मिनट, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 7 मिनट के लिए इसको मैं हीट करूंगी, एंड उसके बाद फिर से इसको कूल डाउन कर दूंगी। कूल डाउन करने के बाद ये रेडी हो गया, अब मेरा सारा वॉलेटाइल मैटर उड़ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी अभी मेरा जो कोल बचा है इसमें सारा वॉलेटाइल मैटर उड़ गया, इसका मान लो अभी कुछ W2 ग्राम हो गया, है ना, तो भाई डिफरेंस इन वेट जितना होगा वही मेरा वॉलेटाइल मैटर हुआ जो उड़ा, वही मेरा वेट ऑफ वॉलेटाइल मैटर होगा। अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है, डिवाइडेड बाई W इंटू 100 कर दूंगी। ऐश, अभी मेरा जो कोल बचा, W2 ग्राम का मेरा जो कोल बचा, इसमें मॉइस्चर नहीं है, वॉलेटाइल मैटर नहीं है। अब इसको मैं क्या करूंगी, ये मेरा लेफ्ट बिहाइंड है ना, तो जब हाँ, हैव बर्नट ऑफ फ्रॉम कोल, अब क्या करूंगी, देखो, रेसिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग द कोल, जो मेरे को रेसिड्यू मिला आफ्टर ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग द कोल, है ना, उसको मैं क्या करूंगी, हाँ, आफ्टर हीटिंग द कोल, आफ्टर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर एंड वॉलेटाइल मैटर, इसको फिर से हीट करूंगी। हर टाइम मैं हीट ही कर रही हूँ, अभी इसको फिर से हीट करूंगी एट दिस टेम्परेचर आधे घंटे के लिए, विदाउट अ लीड, कोई लीड के बना, लीड सिर्फ कब यूज करूंगी, वॉलेटाइल मैटर के केस में, विदाउट अ लीड इन मफल फर्नेस, ठीक है। करने के बाद अभी क्या करूंगी, अभी मेरा क्या होगा, अभी अभी इतना सब कुछ जाने के बाद इसको जब बर्न करूंगी तो मेरे एशेस ही बचेंगे, है ना, तो अभी मेरा ऐश कितना होगा, मान लो कि मेरा ऐश कितना है, W3 ग्राम है, ठीक है। अब इसको फर्दर हीट करने के बाद जो मेरा बचा ना, वो मेरी ऐश ही बचे, ठीक है। अब इसको फर्दर हीट करने के बाद जो मेरा बचा वो ऐश ही बना, तो भाई कितना ऐश फॉर्म हुआ वो कैसे करेंगे हम लोग, W3 ग्राम बाई ओरिजिनली एकदम स्टार्टिंग में मेरा जितना था इंटू 100, मतलब इतना परसेंटेज ऐश मेरा बना, ठीक है। ऐश भी हमने निकाल लिया। फिक्स्ड कार्बन कैसे निकालेंगे, 100 में से सारे परसेंटेजेस को माइनस करके। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है ये वाला एनालिसिस, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप सवाल देखो तो ऐसे सवाल आते हैं यहाँ पे, ठीक है। बस एक चीज याद रखना है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में आई सपोज गिवन है ऑलरेडी इसकी रेसिड्यू वेट इतना है ना, रेसिड्यू वेट इतना है, अगर गिवन नहीं है, एक चीज सिंपल सवाल है कर लोगे, एक चीज बस याद रखना, अगर ऐसा गिवन नहीं है, ये याद रखना कि भाई जैसे यहाँ पे अगर आप इन दो केस में अगर ध्यान से देखो कि भाई अभी परसेंटेज मॉइस्चर निकालने के बाद जब मैं वॉलेटाइल मैटर निकालूंगी, अब मेरा वॉलेटाइल मैटर का इनिशियल वेट उतना होगा जितना मेरा मॉइस्चर निकालने के बाद लास्ट वेट था, मतलब ये वाला लास्ट वेट मॉइस्चर निकालने के बाद जितना था वो मेरा इनिशियल वेट हो जाएगा इसके लिए, वॉलेटाइल मैटर के लिए, है ना। ये चीज याद रखना। बेसिकली क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसको ले रहे हैं, ये मेरा W ग्राम का था, इसको मैंने मॉइस्चर हटा के कम कर दिया W1 ग्राम का। अब मैं W1 ग्राम को लूंगी फॉर वॉलेटाइल मैटर, नॉट W ग्राम, W1 ग्राम को लूंगी, फिर उसके बाद और हटाऊंगी तो ये और कम हो जाएगा W2 ग्राम का। पर जब मैं ऐश निकालूंगी तो मेरा इसको सब कुछ को जलाने के बाद जो लास्ट सैंपल का वेट निकलेगा W3, वो सीधे सीधे मेरा ऐश हो जाएगा, है ना। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये भी इजी है, सब कुछ गिवन है, बस आपको हर चीज को फॉर्मूला में डालना है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे वेट ऑफ कोल सैंपल इतना है, वेट आफ्टर हीटिंग इतना है, सब कुछ गिवन है, लॉस ऑफ वेट कोई डायरेक्ट, मतलब सारे डायरेक्ट सवाल है, बस इनको माइनस किया, जितना आया डिवाइडेड बाय जितना कोल लिया इंटू 100, ठीक है। बस यही करना है आपको, है ना। ओके, ठीक है। यहाँ पे रेसिड्यू वेट है तो रेसिड्यू वेट वाला ही डालना है, उस हिसाब से ही करना है।
चलो इसके बाद आता है हमारा अल्टीमेट एनालिसिस, समझने वाला पार्ट फिर से आ गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन को कैसे निकालेंगे, है ना, इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कार्बन कंटेंट। एक चीज है कि भाई जितना कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा उतना हमारा कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई रहेगा, ये चीज याद रखना। हायर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी अच्छा होता है, हाउएवर हाइड्रोजन इज मोस्टली एसोसिएटेड विद वोलेटाइल मैटर एंड अफेक्ट्स द यूज टू विच कोल इज पुट। तो सबसे ज्यादा डिजायरेबल होता है कार्बन ही, है ना। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग दो, जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, एयर और O2 फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने एयर को लिया, है ना, डाला अंदर, डालने के बाद यहाँ पे मेरा फ्यूल है, यहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन है फ्यूल है, क्या होगा, फ्यूल है ऑक्सीजन है, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन मेरा क्या देगा, मेरा एनर्जी देगा। ठीक है, प्लस मेरे सब्सटेंसेस देंगे, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स देंगे, इनफैक्ट कुछ प्रोडक्ट्स देंगे। ठीक है, यही होता है मेरा, है ना, यही होता है। ओके, बहुत ही गंदा लग रहा है, मैं इसको मिटा देती हूँ, है ना, यही होता है, समझ में आ गया। ओके, अब क्या होगा देखो। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो भी मेरा, अगर फ्यूल में मैं क्या मान के चल रही हूँ, फ्यूल में मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे फ्यूल के अंदर क्या है, मेरे फ्यूल के अंदर कार्बन है एंड हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे फ्यूल के अंदर, अगर मेरे फ्यूल के अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, है ना, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, इतना बन गया। अब इसका मतलब यहाँ से जो मेरा पास होगा, ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पास होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा पानी है, पानी को यहाँ पे रोक लेंगे, है ना, पानी यहाँ पे रुक जाएगा इस वाले इसमें। सबसे पहले यहाँ से अगर मैं देखूँ, अरे यार, सबसे पहले अगर यहाँ से देखूँ तो यहाँ से मेरा CO2 एंड वाटर आ रहा है, तो सबसे पहले मेरा पानी यहाँ पे रुक जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस है तो वो फिर से यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आके इस वाले चैम्बर में आ जाएगा, पहले वाले चैम्बर में मेरा पानी आएगा, दूसरे वाले चैम्बर में मेरा कार्बन डाइऑक्साइड होगा आएगा क्योंकि वो गैस है। अब क्या करेंगे देखो, हाँ अभी क्या करेंगे देखो, यहाँ पे मेरा दो ट्यूब था ना, ये एक ट्यूब, यार ये मेरा एक ट्यूब जिसमें मेरा क्या है, पहले वाले ट्यूब में मेरा CaCl2 है, CaCl2 है, इसमें मेरा पानी आया, है ना, एंड दूसरे वाले ट्यूब में मेरा KOH है, इसमें मेरा क्या आया, इसमें मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पे मेरा पानी आया, है ना, पानी को मैंने एब्जॉर्ब होने दिया CaCl2 वाले ट्यूब में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने एब्जॉर्ब होने दिया KOH वाले ट्यूब में। अब इसका मान लो ऑलरेडी वेट था W1। ठीक है, इसका मान लो ऑलरेडी वेट था W। अब मेरा यहाँ पे क्या आया, मेरा पानी आया, मेरे को क्या निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना है। सबसे पहले पानी को निकालते, अब पहले मेरा CaCl2 का वेट था W1 ग्राम, मैंने क्या बोला, पहले मेरा जब सिर्फ CaCl2 का ट्यूब था तो मेरा इसका वेट था W1 ग्राम। जैसे ही मेरा पानी आया, ये W1 से बढ़ के W2 हो गया, कुछ एक ऐड हुआ ना, तो टोटल जो वेट है इसका वो बढ़ गया। जब मेरा पानी नहीं था तब W1 था, जब पानी आ गया कुछ ऐड हो गया तो मेरा W2 आ गया। ये समझ में आ गया। अब एक चीज समझो, ठीक है, मतलब कि अगर मैं बोल देती हूँ कि भाई जो मेरा W2 माइनस W1 है, W2 माइनस W1 है, वो सोलली मेरे पानी का वेट है ना, वो सोलली मेरे पानी की वजह से आया है। समझ में आ रहा है ना, पहले जब सिर्फ CaCl2 था तब W1 था, अब पानी ऐड हो गया बोल के वेट बढ़ गया W2, तो ये जो डिफरेंस आया वो पानी की वजह से आया। मतलब अगर W2 माइनस W1 बोलूँ तो दिस इज सोलली माई पानी का वेट, इसको मैं मान लेती हूँ कुछ Y ग्राम। ठीक है, हो गया डन। अब मेरे को तो पानी का नहीं निकालना, मेरे को निकालना है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितना कंटेन करता है हाइड्रोजन, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स मेरा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, राइट, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब अगर Y ग्राम ऑफ वाटर है तो वो उसमें कितना हाइड्रोजन होगा, दैट विल कंटेन कितना हाइड्रोजन बताओ, ये हो जाएगा 2/18 इंटू वाई, इतना हाइड्रोजन वो कंटेन करेगा, है ना, ये समझ में आ गया। तो इससे जो मेरा फॉर्मूला आता है ना,
इससे जो मेरा फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, देखो जब मेरे को निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दिस केस, वो मेरा आ जाएगा 2/18 इंटू 2/18 इंटू मेरे को परसेंटेज निकालना है तो मेरे को रिलेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब जितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन वेट, मान लो यहाँ पे मैंने y माना था ना, इंक्रीज इन वेट इंटू वाई, क्योंकि मैं परसेंटेज निकाल रही हूँ इसलिए मैं जो मेरा इनिशियल वेट था, जो मेरा इनिशियल वेट था इंटू 100 कर दूंगी। डन, इनिशियल वेट था इंटू 100 कर दूंगी। जैसे कि इनिशियल वेट इन दिस केस मेरा क्या था, y/x है ना, जितना सैंपल लिया था, इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल कितना था x, मान लो मैंने इनिशियली जो सैंपल लिया था, मेरा पूरा जो होल सैंपल है वो कितना है x है, ठीक है। तो इनिशियल वेट ऑफ सैंपल वो कितना है x, उसको मैं इंटू 100 कर दूंगी। यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। अगर मेरे को सिमिलरली परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो ध्यान से देखो, अगर मैं सिमिलरली इस केस में बोलूँ कि भाई ये जो ऑलरेडी जो फ्लास्क था KOH का, इसमें वेट W था, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड आने की वजह से इसका बढ़ गया W3 हो गया। अब ये जो डिफरेंस आया ये CO2 की वजह से आया, मान लो ये डिफरेंस कितना है x, ये x किस लिए आया, CO2 की वजह से आया। तो अभी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई मेरा जो 44 ग्राम CO2 है उसमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन है ना, तो इसका मतलब कि अगर मैं x ग्राम CO2 बोलूँ तो उसमें मेरा कितना ग्राम कार्बन है, उसमें मेरा 12/44 इंटू x ग्राम कार्बन है ना। यही अगर मेरे को इसमें निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 12/44 इंटू इंक्रीज इन वेट, मान लो x है ना, सॉरी यहाँ पे x हो जाएगा ना, इंक्रीज इन वेट मेरा x है, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रही हूँ तो इनिशियल अगर मेरा जितना भी मास है, इसको x नहीं बोलते क्योंकि x हमने ऑलरेडी कुछ लिया है तो z बोल देते हैं इसको, है ना, z हमने ऑलरेडी कुछ लिया है, इसको z नहीं बोलते, इसको x नहीं बोलते, z, x हमने ऑलरेडी फ्यूल का सैंपल लिया है तो z/x इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। याद क्या रखना है आपको, याद ये दोनों फॉर्मूला रखना है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम हमारा कार्बन एंड हाइड्रोजन का वो निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। डन। इसके बाद नाइट्रोजन निकालने के लिए जो हमारा होता है वो होता है केजेल्डास मेथड। इसमें 4 स्टेप का प्रोसेस रहता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 ग्राम ऑफ एक्यूरेटली वेट पाउडर्ड कोल इज हीटेड विद कंसेंट्रेटेड H2SO4 अलॉन्ग विद, क्या करते हैं देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग, अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम नाइट्रोजन, हमारा कोल, ठीक है, कोल को हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो कोल है उसका 1 ग्राम लेंगे, उसको हीट करेंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ, और साथ में हम लोग उसमें K2SO4 और CA2SO4 एज ए कैटलिस्ट लेंगे। लेने के बाद मेरा अगर नाइट्रोजन H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NH4 होल ट्वाइस SO4, ये बच जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे ही ये बना, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये जो मेरे ये जो रिएक्शन, ये रिएक्शन मैंने कहाँ करवाया, ये रिएक्शन मैंने एक लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क, मतलब इसको आप बोल सकते हो ये मेरा था केजेल्डास फ्लास्क, इसमें करवाया मैंने। यहाँ पे कोल्ड सैंपल डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, इस ये कैटलिस्ट डाल दिया, डालने के बाद यहाँ पे मेरा रिएक्शन हो गया और क्या बन गया, मेरा NH4 होल ट्वाइस SO4 ये वाला बन गया। बनने के बाद अभी जो ये पूरा कंटेंट है, इनको मैं क्या करूँगी, एक ऐसे टाइप के उसमें ट्रांसफर कर दूंगी, एक राउंड शेप्ड राउंड बॉटम फ्लास्क है उसमें डाल दूंगी। उसमें मैं क्या करूंगी, ये सारे जो मेरे कंटेंट्स है उसको ट्रांसफर कर दूंगी। अब इसमें ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, उसमें एक नोन एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एक नोन एसिड, है ना, इसमें ऑलरेडी एक नोन एसिड प्रेजेंट है, किसका देखो, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा नॉन एसिड वाला पार्ट थोड़ा उसके बाद आएगा, अभी नॉन एसिड प्रेजेंट नहीं है। मैंने क्या किया, सारे कंटेंट इसमें डाल दिए, है ना, सारे कंटेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन करवाया, NH4 होल ट्वाइस SO4 बना, सारे कंटेंट को मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको एक राउंड बॉटम फ्लास्क में लूँगी, जिसमें मैं क्या मिलाऊंगी, एक्सेस ऑफ NaOH। NaOH मैंने क्यों मिलाया, जैसे ही मेरा ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा मेरे पास एमोनिया मिल जाएगा, कहाँ है, ये रहा 2NH3 एमोनिया लिबरेट हो जाएगा, यही मैं चाहती थी। मेरा जैसे एमोनिया लिबरेट हुआ, अब मैं क्या करूँगी, इसको फिर से लाके मैं एक दूसरे उसमें डाल दूंगी, जिसमें मेरा क्या प्रेजेंट होगा, जिसमें मेरा एक नोन एसिड प्रेजेंट होगा, है ना, नोन एसिड। मान लो अब मेरा क्या आ रहा है, अब मेरा ट्रांसफर होके आ रहा है NH3, है ना, NH3 आके किससे मिल रहा है, एक नोन एसिड मान लो H2SO4।
अब NH3 प्लस H2SO4 मिला के मेरा फिर से ये बन गया। अब ये रिएक्शन करवाने का मतलब क्या था, देखो मेरे को निकालना है NH3 का इक्विवेलेंट कि कितना NH3 चाहिए H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के लिए ताकि ये बने, है ना। कितना इक्विवेलेंट ऑफ NH3 चाहिए, देखो इतना तो समझ में आ रहा है, जितना इक्विवेलेंट ऑफ NH3 चाहिए होगा उतना इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 चाहिए होगा, है ना। तो कितना इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 ये निकाल लेंगे तो कितना इक्विवेलेंट ऑफ NH3 है वो निकल जाएगा। अब ये H2SO4 निकालने के लिए एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, इस H2SO4 को टाइट्रेट करते हैं विद NaOH, है ना। इस H2SO4 को टाइट्रेट करते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, है ना, जहाँ पे NaOH का नॉर्मेलिटी वॉल्यूम सब कुछ हमको पता होता है और ये हमारा नोन होता है। टाइट्रेशन में क्या होता है, एक अननोन होता है एक नोन होता है, ये हमारा नोन होता है ये हमारा अननोन होता है, तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे ही हमने इसका निकाल लिया तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि इसका इतना वॉल्यूम चाहिए था इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका H2SO4 का इतना वॉल्यूम चाहिए था, मान लो कि H2SO4 का V1 वॉल्यूम चाहिए था टू न्यूट्रलाइज NaOH, ठीक है। इन दोनों को टाइट्रेशन करके मेरे को H2SO4 का वॉल्यूम निकल गया, सिंपल बात है ना। अब जब मैंने ये चीज निकाल लिया, अब इसकी मदद से मैं NH3 का निकाल सकती हूँ, है ना। इसकी मदद से मैं NH3 का फिर निकाल सकती हूँ। जब मैंने इस पूरे चीज को किया तो जब मेरा क्या कहते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकला, वो निकला ये फॉर्मूला 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, है ना। क्या किया हमने, सबसे पहले नाइट्रोजन को इसके साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, ये बनाने के बाद इसको सबसे पहले हमने एक लॉन्ग नेक फ्लास्क में लिया था, फिर सारे कंटेंट को हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क में शिफ्ट कर दिया। उस राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या था, NaOH था एक्सेस, ताकि हमको NH3 मिल जाए। अब NH3 मिलने के बाद हमने इसको क्या किया, H2SO4 एक नॉन एसिड के साथ हमने इसको क्या कहते हैं वो कर दिया। हाँ सॉरी, एक चीज एक और चीज है, ये जो H2SO4 है नॉन एसिड जो मैं बोल रही हूँ, नॉन एसिड मतलब इसका हमको वॉल्यूम पता है ना, एंड इसका जो नॉर्मेलिटी है वो कितना है, N/10 है, ठीक है। इस नॉन एसिड को हमने NH3 के साथ रिएक्शन करवा दिया, ये बना। अब जितना इक्विवेलेंट NH3 का बनेगा उतना इक्विवेलेंट H2SO4 का होगा, है ना। तो अगर मैं H2SO4 का इक्विवेलेंट निकाल लूँ तो वही मेरे NH3 का इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहले H2SO4 का इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसको मैं टाइट्रेट करती हूँ विद NaOH, एंड उसके बाद मैं H2SO4 का वॉल्यूम निकाल लेती हूँ, जिस वॉल्यूम के लिए ये NaOH को न्यूट्रलाइज कर पाया है ना। तो जैसे ही मेरा ये वॉल्यूम निकला मेरे को H2SO4 का इक्विवेलेंस मिल जाएगा। जैसे ही मेरे को H2SO4 का इक्विवेलेंट मिल गया वो मेरे किसके बराबर होगा, NH3 के इक्विवेलेंट के बराबर। अब NH3 के इक्विवेलेंट से मैं N का कंटेंट निकाल सकती हूँ। तो वेट ऑफ N मेरा हो जाएगा 0.1 इंटू V1 माइनस V2 बाई 1000 इंटू 14, है ना। तो यहाँ से मेरा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है आपका सल्फर डिटर्मिनेशन। ये भी कैसे होता है, परसेंटेज S इज इक्वल्स टू इसमें देखते हैं एक सेकेंड। इसमें क्या होता है, अननोन अमाउंट ऑफ कोल को हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक बॉम्ब कैलोरीमीटर में लेते हैं। उसके बाद इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको कंबस्ट करते हैं, है ना, इसको पूरी जलाते हैं। जलाने के बाद क्या होता है, इसमें तो सल्फर भी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है। तो ये मेरे सल्फर क्या होते हैं, ये मेरे सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले SO4 बना लेते हैं। इसके बाद ये इनको मैं क्या करती हूँ, इनको मैं BaCl2 के प्रेजेंस में मैं देखती हूँ ये क्या करते हैं, BaSO4 बना लेते हैं। एक्चुअली में SO4 BaCl2 के साथ रिएक्शन करके BaSO4 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, BaSO4 बना लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने BaSO4 को क्यों लाया, यहाँ BaCl2 को क्यों लाया, ताकि मैं BaSO4 बना पाऊँ। अब BaSO4 कितना बड़ा मेरा, BaSO4 233 ग्राम बना, है ना। BaSO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 233। अब मान लो कि जितना वेट मैंने कोल सैंपल के लिए लिया वो W ग्राम था, है ना। और मान लो कि मेरा जो वेट ऑफ BaSO4 बना वो कितना बना, X ग्राम बना। तो देखो 233 ग्राम ऑफ BaSO4 में मेरा कितना ग्राम सल्फर है, तो मेरे को पता है 32 ग्राम ऑफ सल्फर है ना। और इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो मेरा वेट ऑफ BaSO4 फॉर्म हुआ वो अगर x ग्राम फॉर्म हुआ, तो x ग्राम ऑफ BaSO4 में कितना सल्फर था, 32/233 इंटू x। यहाँ से मैं परसेंटेज निकालूंगी। सबसे पहले मेरे फ्यूल का जो S है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO4 बनाया, उसके बाद उसने BaCl2 के साथ रिएक्शन करके BaSO4 बनाया। अब BaSO4 का जितना बना उसको मान लेते हैं कि x ग्राम बना। अब हमको पता है कि BaSO4 में जो मेरा टोटल मॉलिक्यूलर वेट है 233 ग्राम, उसमें से S कितना है, 1 है,
मतलब 32 ग्राम ऑफ सल्फर है। तो इसका मतलब x ग्राम ऑफ BaSO4 जो कि बना उसमें कितना सल्फर होगा, उसमें हो जाएगा 32/2 33 इंटू एक्स। इसको हम लोग परसेंटेज में निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। इसके बाद मेरा ऑक्सीजन के लिए सिंपल करेंगे 100 माइनस, सारे परसेंटेज को माइनस कर देंगे, है ना। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। बोलता है 0.25 of a sample coal was analyzed and the increase in weight of CaCl2 tube and the potash bulbs at the end of operation was given to this. Calculate the percentage of carbon and hydrogen. सीधे फॉर्मूला में बिठाना है, सीधे कुछ नहीं करना आपको, सीधे इस फॉर्मूला में बिठाना है। 12 इंटू वेट ऑफ 12/44 इंटू वेट इंक्रीज वेट मेरे को कितना गिवन है, द इंक्रीज इन वेट हम लोग KOH में डालते हैं ना, पोटाश बल्ब मतलब KOH है, इसमें है 0.55। ठीक है, तो 12 इंटू आ जाएगा मेरा 12/44 इंटू क्या करते थे हम लोग, इंक्रीज इन वेट। तो पोटाश बल्ब का कौन सा है 0.55 मतलब KOH, उसमें हम लोग CO2 को डालते हैं, तो मेरा 0.55 हो जाएगा। और इनिशियली कितना है 0.25 है, इंटू 100, तो ये मेरा किसके लिए बन जाएगा, कार्बन के लिए। सिमिलरली अगर मेरे को हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो मैं क्या करूंगी, हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो मेरे को पता है कि भाई 18 पार्ट्स में 2 पार्ट का होता है हाइड्रोजन, तो भाई इंटू इंक्रीज इन वेट कितना है 0.15 है ना CaCl2 ट्यूब का, और ओरिजिनल कितना है 0.25 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से भी मिल जाएगा, इजी है। इसके बाद आता है हमारा कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। अब ये भी हम क्या करते हैं, ये एक डिराइव्ड फ्यूल है ना, इसको हम लोग डिराइव करते हैं कहाँ से, कोल से। जब हम लोग कोल को हीट करते हैं, जब हम लोग कोल, मान लो ये मेरा कोल है, बहुत हाई टेम्परेचर में मैंने इसको हीट किया है ना, इन द एब्सेंस ऑफ एयर के एब्सेंस में, तो क्या होता है, इट लूजेस वॉलेटाइल मैटर, ये सारा वॉलेटाइल मैटर को छोड़ देता है और फिर ये बन जाता है एक वाइट डेंस लस्ट्रस स्ट्रॉन्ग पोरस एंड कोहेरेंट मास, है ना, जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा है देन द ओरिजिनल फ्यूल। इसमें इतना कार्बन कंटेंट नहीं था, इसमें बहुत ज्यादा कार्बन कंटेंट हो जाता है। इस चीज को बोलते हैं कोक। इस चीज जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कोक। ये हमारा कोल था, हमने क्या किया, इसको हीट किया, है ना। ठीक है, ओके। अब कार्बनाइजेशन ऑफ कोल मतलब ये जो प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू कोक इन द एब्सेंस ऑफ एयर, याद रखना इसमें एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, ये एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बनाइजेशन, है ना। अब कोल्स दो तरीके के होते हैं, पूछे गए आपके एग्जाम में, केकिंग कोल्स, नॉन केकिंग कोल्स। ठीक है, एक बार इनका प्रॉपर्टीज देख लेना, जो सोफन हो जाते हैं प्लास्टिक मास में इतने टेम्परेचर में, और जो एक पोरस सॉलिड ऑन कूलिंग देते हैं, है ना, ये बस रीडिंग के लिए आपको पढ़ना है। फिर उस केकिंग कोल्स के भी दो है, नॉन केकिंग कोल्स और आपके कोकिंग कोल्स, है ना। जस्ट टाइप्स है, इनकी प्रॉपर्टीज आपको एक बार देखना है, ये तो याद ही करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ कार्बनाइजेशन। दो टाइप का कार्बनाइजेशन होता है, एक लो टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर। इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है। लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन का ये कुछ होता है कि भाई इतना टेम्परेचर होता है, इतना यील्ड देता है, लो टेम्परेचर में ज्यादा देता है, हाई टेम्परेचर में कम देता है ना। ये सब चीजें एकदम फैक्ट है, आपको सीधे सीधे इसको याद करना है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मेटलर्जिकल कोक, है ना। अब मेटलर्जिकल कोक क्या है, देखो, कोक इज यूज्ड एज अ हीट सोर्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। कोक क्या होता है, एक हीट सोर्स की तरह यूज होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है इन मेटलर्जी, है ना। तो भाई मेटलर्जी में भी कोक का काफी यूज है, जो कोक अभी हमने बनाया है ना। इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है एक गुड मेटलर्जिकल कोक के, ये थोड़े थोड़े देख लेना कि प्यूरिटी, मॉइस्चर, एश, सल्फर एंड फॉस्फोरस कंटेंट शुड बी वेरी लो, बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा प्योर हो जाएगा वो कोक मेटलर्जी के लिए। पोरोसिटी होना चाहिए, कोल शुड बी पोरस, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा होल्स होने चाहिए, पोरस मतलब बहुत सारे होल्स है। स्ट्रेंथ, कोक शुड बी कॉम्पैक्ट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, है ना, ये सब कुछ चीजें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है ओटो हॉफमैन्स मेथड या फिर चैम्बर ओवन मेथड। ठीक है, तो अभी आता है आपका मेटलर्जिकल कोक, है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं वो होता है ओटो हॉफमैन्स ओवन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा कोल है उसको कोक में और अदर वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, देखो, सबसे पहले हम लोग फाइनली क्रश्ड कोल लेते हैं, है ना, क्रश करके कोल को लेते हैं और इसको इन चैम्बर्स में डाल देते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ये होता है। इसके बाद क्या होता है, दिस आर कॉल्ड कोक ओवन्स, इनको बोलते हैं, है ना। दिस ओवन्स आर रिफ्रैक्टरी लाइंड टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस कोल को हीट करते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में इनको हीट करते हैं बहुत ज़्यादा।
इस हीट के दौरान क्या होता है, इस प्रोसेस में जो हमारा कोल है वो टूट जाता है, टूट के कन्वर्ट होने लगता है इनटू कोल, इनटू कोल, एंड बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स में भी वो कन्वर्ट होता है जो कि वॉलेटाइल होते हैं। अब कोक फॉर्मेशन कैसा होता है, हमको 12 से 20 घंटा रखना पड़ता है हीटिंग के बाद। उसके बाद जो हमारा कोक है वो फॉर्म होता है ना। द सॉलिड कोक इज पुश्ड आउट एंड क्वेंच्ड विथ वाटर और एयर। तो बेसिकली जो हमारा कोक फॉर्मेशन है ना, जो हमारा कोक फॉर्मेशन है वो यहाँ तक होता है। ये जो पहला वाला पार्ट है, दिस इज आर कोक फॉर्मेशन पार्ट। इसके बाद ये जो लंबा चौड़ा आप देख रहे हो, इसमें होता है हमारा रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट। जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। तो जो गैस आता है आपके ओवन से बाहर, उसको बोलते हैं कोक ओवन गैस, एंड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ H2S। मतलब सब कुछ करने के बाद जो गैस निकलता है उसको कोक ओवन से निकल रहा है तो इसको कोक ओवन गैस बोलते हैं। एंड दिस कंसिस्ट्स ऑफ मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज आपका एमोनिया हो गया, नैप्थलीन हो गया, बेंजीन, तार, मॉइस्चर। इनको हम लोग कलेक्ट करते हैं। कैसे रिकवर करते हैं, देखो सबसे पहला होता है हमारा रिकवरी ऑफ तार। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, देखो एकदम साइमल्टेनियसली होता है। तो टी एमोनिया 10B H2S। अच्छा, 10B का वैल्यू H2S ऐसे याद कर लेना। 10B का वैल्यू क्या कितना है, H2S। 10B का वैल्यू कितना है, H2S। ठीक है। सबसे पहला होता है आपका तार। तार क्या होता है, द गैसेस सबसे पहले कोक से जब बाहर आते हैं उसको क्या करते हैं, उसको यहाँ पे सबसे पहला वाला चैम्बर में लिया जाता है और इसमें लिक्विड एमोनिया को स्प्रे किया जाता है। नाम याद रखना है, तार के लिए लिक्विड एमोनिया को स्प्रे किया जाता है। ठीक है। तो हाँ, इन विच लिक्विड एमोनिया स्प्रेड, जैसे स्प्रे किया जाता है तब तार एंड डस्ट जो होता है वो नीचे एक टैंक में कलेक्ट हो जाता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, एमोनिया को, एंड ऑल्सो यहाँ से एमोनिया भी रिकवर होता है। एमोनिया कैसे रिकवर होता है, यूजिंग हीटिंग कॉइल्स इन द टैंक। यहाँ पे कुछ टैंक्स के आपको हीटिंग कॉइल नजर आ रहे हैं, इधर से हम लोग एमोनिया को भी रिकवर कर सकते हैं। अब एमोनिया को और भी रिकवर करने का जो तरीका है, उसके बाद जो रिमेनिंग गैस है उसको एंटर करने देते हैं दूसरे वाले चैम्बर में जहाँ पे सिर्फ पानी छिड़का जाता है। इसमें सिर्फ पानी छिड़का जाता है। जैसे ही पानी छिड़का जाता है यहाँ से क्या होता है आपका, क्या होता है, पानी है यहाँ पे, है ना, और पानी और क्या कहते हैं NH3 मिलके यहाँ पे, हाँ, the gases now enter another tower where water is sprayed. Ammonia goes into the solution as NH4OH. यहाँ पे क्या होता है, जो NH3 होता है वो पानी के साथ मिलके NH4OH बना लेता है। इधर से NH3 जाता है क्योंकि इस अभी जो गैस जा रहा है उसमें NH3 भी है, तो यहाँ पे NH3 पानी के साथ मिलके NH4OH बन जाता है। NH3 और वाटर जब रिएक्ट करेगा तब NH4OH बनेगा, है ना। तो इस सोल्यूशन के फॉर्म में वो निकल जाता है अमोनिया। ये भी निकल गया। थर्ड में क्या होगा मेरा, द गैसेस देन पास टू अ कूलिंग टावर। अभी थर्ड में उनको एक कूलिंग टावर में भेजते हैं। कूलिंग टावर क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी पानी स्प्रे किया जाता है, बट यहाँ पे ठंडा पानी स्प्रे किया जाता है। वेरी कोल्ड वाटर यहाँ पे स्प्रे किया जाता है। जैसे ही पानी, बहुत ठंडा पानी स्प्रे किया, नैप्थलीन कंडेंस हो जाता है। उसके बाद उनको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, बेंजीन 10B। बेंजीन, बेंजीन में क्या करेंगे, द गैसेस देन पास थ्रू अ स्क्रबर वेयर पेट्रोलियम स्प्रिंकल्ड। अभी इस वाले में क्या होता है, इसमें पेट्रोलियम को स्प्रिंकल किया जाता है या फिर क्रियोसोट ऑयल को। जी, जैसे इसको मैंने स्प्रे किया, क्या होता है मेरा बेंजीन कंडेंस हो जाता है, इसके होमोलॉग्स भी कंडेंस हो जाते हैं और वो लोग रिकवर हो जाते हैं। इसके बाद आता है मेरा H2S। नेफ्थलीन और बेंजीन दोनों ही कंडेंस हो जाते हैं, याद रखना, कंडेंस होकर निकल जाते हैं। इसके बाद मेरा होता है H2S लास्ट में। H2S क्या होता है, सारा गैस सब कुछ निकलने के बाद ये लास्ट वाला गैस लास्ट में अंदर एंटर करता है प्यूरिफाइड चैम्बर में, जहाँ पे क्या है Fe2O3, यहाँ पे क्या है Fe2O3, मॉइस्ट Fe2O3 यहाँ पे है। तो मॉइस्ट Fe2O3 H2S के साथ रिएक्ट जब करता है तो यहाँ से क्या होता है, देखो सबसे यहाँ पे ये गैस जाता है, गैस में क्या है H2S है ना। यहाँ पे Fe2O3, मॉइस्ट Fe2O3 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा H2S रिमूव हो जाता है और जो बाकी प्यूरिफाइड कोल गैस है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। ऐसे हम लोग इसको रिकवर करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। उसके बाद आता है आपका लिक्विड फ्यूल्स, पेट्रोलियम, है ना। सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लिक्विड फ्यूल्स इज पेट्रोलियम, है ना। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्स है लिक्विड फ्यूल्स का। ये कैसे बनता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन सच एज स्ट्रेट चेन पैराफिन, साइक्लोपैराफिन्स, ओलिफेंट्स एंड एरोमेटिक्स अलॉन्ग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, देख लेना बस एक
पैराफिनिक बेस्ड पेट्रोलियम होता है, नैप्थेनिक बेस्ड पेट्रोलियम होता है, मिक्स्ड बेस्ड पेट्रोलियम होता है ना। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे कुछ क्लासिफिकेशंस है। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड इम्प्योरिटीज एंड सेपरेटिंग पेट्रोलियम इनटू यूजफुल फ्रैक्शंस विद डिफरेंट बॉइलिंग रेंजेस। जो अनवांटेड पार्टिकल्स है उसको पेट्रोलियम से हटा के पेट्रोलियम को अलग कर देने के प्रोसेस को हम लोग रिफाइनिंग बोलते हैं। क्या क्या स्टेप्स होता है? सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वाटर, उसको डिमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्रूड ऑयल फ्रॉम द वेल इज एक्सट्रीमली स्टेबल इमल्शन ऑफ ऑयल एंड सॉल्ट वाटर। डिमल्सिफिकेशन इज अचीव्ड बाय, सबसे पहले कॉटरल प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, पानी को वहां से निकाल देते हैं, है ना। इसके बाद क्या करते हैं, पानी को निकालने के बाद हम लोग हार्मफुल इम्प्योरिटी सच एज NaCl MgCl2 जो कि कोरोशन एक्टिव है, वो लोग कोरोशन प्रोसेस कॉज कर सकते हैं, इनको फिर उसके बाद वहां से निकालते हैं, है ना। दिस आर रिमूव बाय मॉडर्न टेक्निक्स, इलेक्ट्रिकल डिसल्टिंग, डिहाइड्रेशन से। उसके बाद सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं, वहां से पेट्रोलियम निकल जाता है ना। ओके, एक और पार्ट होता है आपका स्वीटनिंग ऑफ पेट्रोल, है ना। मैंने सोचा यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है। स्वीटनिंग ऑफ पेट्रोल क्या होता है? दिस इज द रिमूवल और कन्वर्शन ऑफ फाउल स्मेलिंग सल्फर कंपाउंड। स्वीटनिंग मतलब इसको थोड़ा अच्छा करना, मतलब ये जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा गंदा फाउल स्मेल करते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, है ना, RSH हो गया, ये बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स है। इनको अगर मैं ओडोरलेस मतलब कोई बदबू नहीं है या फिर लेस हार्मफुल कंपाउंड में अगर मैं कन्वर्ट करूँ ताकि मैं पेट्रोल का ऑर्डर अच्छा कर सकूं, और फिर एयर पोल्यूशन भी, क्योंकि हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज नहीं हो रहा है तो एयर पोल्यूशन भी अगर इससे मैं कम कर सकूं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्वीटनिंग ऑफ पेट्रोल, है ना। अब डॉक्टर्स प्रोसेस क्या होता है? डॉक्टर्स प्रोसेस एक केमिकल मेथड होता है जो यूज किया जाता है ये करने के लिए, स्वीटनिंग ऑफ पेट्रोल करने के लिए, है ना। For the sweetening of petroleum fractions like kerosene, gasoline, diesel, especially to remove foul-smelling sulfur compounds like this. ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग डॉक्टर्स प्रोसेस को। ओके, इसके बाद आता है आपका क्रैकिंग इंपॉर्टेंट है। क्रैकिंग क्या होता है? गैसोलीन इज इन मैक्सिमम डिमांड बिकॉज ऑफ इट्स, अच्छा नहीं तो बहुत ज्यादा अच्छा डिमांड है। क्रैकिंग क्या होता है? क्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, मान लो कि बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर आपके पास, बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर मतलब बहुत ज़्यादा हाई मास का क्या है आपके पास, हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ वो है, ठीक है। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर दे इनटू छोटे छोटे इनटू लो मॉलिक्यूलर वेट, मतलब छोटा जिसका मास भी कम है, छोटा मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर दे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्रैकिंग। इसको हम लोग बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट भी कर सकते हैं, बाई यूजिंग अ कैटलिस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिकेन, डिकेन में देखो C10H22 कितना बड़ा कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन का। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्रैकिंग के मदद से छोटे दो कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि लो मोलिकुलर मास का है। अब ये चीज़ करने के लिए हम लोग दो प्रोसेस कर सकते हैं। एक तो हम थर्मल मतलब मान लो हम लोग हीट प्रोड्यूस करके ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, कैटलिस्ट ऐड करके इसको कर सकते हैं, ये लो टेम्परेचर में हो जाता है ना। तो क्रैकिंग दो टाइप का होता है, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग मतलब जिसमें हम लोग हीट के एप्लीकेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं, और कैटालिटिक मतलब कैटलिस्ट की मदद से इसको कन्वर्ट करते हैं। थर्मल क्रैकिंग दो टाइप का होता है, लिक्विड फेज, वेपर फेज। कैटालिटिक दो टाइप का होता है, फिक्स्ड बेड और मूविंग बेड, है ना। सब कुछ इंपॉर्टेंट है। थर्मल क्रैकिंग क्या होता है, जब हैवी ऑयल्स आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर, किस लिए, ताकि हम लोग CC के बॉन्ड्स तोड़ के छोटा बनाए इसको, है ना। एंड प्रेशर, the bigger hydrocarbons break down to give smaller molecules to this, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारा लिक्विड फेस और वेपर फेस। लिक्विड फेस इस टेम्परेचर में होता है, वेपर फेस इससे ज़्यादा होगा, वेपर है तो, है ना। प्रेशर इतना चाहिए होता है, इसमें प्रेशर कम चाहिए होता है। टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, इसमें कम टाइम लगता है ना, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर है कम टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है। इसके बाद है आपका कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग दो टाइप का होता है, फिक्स्ड बेड और फिर मूविंग बेड। फिक्स्ड बेड में क्या होता है, ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, देखो जो आपके क्या कहते हैं, तो हाँ, फिक्स्ड बेड रिएक्टर में क्या होता है, जो कैटलिस्ट होता है, देखो दोनों में हम लोग कैटलिस्ट की मदद से क्या कर रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो कैटलिस्ट यहाँ पे अपने प्लेस में रहता है, स्टेशनरी रहता है, और जो फीड है हाइड्रोकार्बन वेपर्स वो उसके ऊपर फ्लो होता है ना। ये किसमें होता है हमारा, देखो ये यहाँ पे फ्लो होता जाता है ना। ये होता है हमारे फिक्स्ड बेड में। और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग। इसमें क्या होता है, द कैटलिस्ट पार्टिकल स्लोली मूव थ्रू द रिएक्टर अलोंग विद द फीड स्टॉक। यहाँ पे ये भी मूव करता है अलोंग विद द फीड स्टॉक, है ना।
तो ये इसका प्रोसेस रहता है, आपको पूरा फिगर अच्छे से करके जाना है मूविंग बैट का एंड फिक्स्ड बैट कैटेलिस्टिक कैटेलिट क्या कहते हैं, हाँ कैटेलिटिक क्रैकिंग का। ओके, इसके बाद आपका आता है एडवांटेजेस। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है। एडवांटेजेस ऑफ कैटेलिटिक क्रैकिंग ओवर थर्मल क्रैकिंग, क्या एडवांटेजेस है, इसका यील्ड ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है ना। इसके बाद आता है आपका नॉकिंग। नॉकिंग क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मेटेलिक साउंड, है ना, इन इंटरनल कंबशन इंजन ड्यू टू इमेच्योर इग्निशन ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर। क्या होता है, कभी कभी जो फ्यूल एयर मिक्सचर होता है ना, वो बहुत जल्दी जल जाता है, और अगर वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो इंटरनल कंबशन इंजन होगा ना, उसमें एक बहुत मतलब गंदा, बहुत भड़का एक साउंड होगा, मेटेलिक साउंड होगा। दिस इज सिमिलर टू रैटलिंग ऑफ हैमर, है ना। इस चीज को हम लोग बोलते हैं नॉकिंग। पेट्रोल इंजन में द होल प्रोसेस कंप्राइजेस ऑफ 4 स्ट्रोक्स, 4 स्ट्रोक में होता है। सक्शन स्ट्रोक, सबसे पहले क्या होता है, द डाउनवर्ड मूविंग पिस्टन सक्स अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल वेपर्स इन द कार्बोरेटर इनटू द सिलेंडर, है ना। जो डाउनवर्ड मूविंग पिस्टन होता है वो क्या करता है, वो एक मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल वेपर्स को क्या करता है, सक कर लेता है, कहाँ पे, इन द कार्बोरेटर इनटू द सिलेंडर में कार्बोरेटर रहता है, वहां पे जो डाउनवर्ड मूविंग पिस्टन होता है वो सक कर लेता है एयर और पेट्रोल वेपर्स के मिक्सचर्स को। यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक होता है। दूसरे में कंप्रेशन होगा। इसमें क्या होता है, पिस्टन जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे वो गैस मिक्सचर कंप्रेस होता जाता है। पावर स्ट्रोक, जस्ट बिफोर द पिस्टन रीचेस द टॉप सेंटर, ये ऊपर जा रहा है, पिस्टन जा रहा है, गैस मिक्सचर उतना दबते जा रहा है, जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचेगा टॉप सेंटर ऑफ द सिलेंडर, अ स्पार्क फ्रॉम द स्पार्क प्लग इग्नाइट्स द गैस मिक्सचर। स्पार्क प्लग में एक स्पार्क होता है जो क्या करता है, वो गैस मिक्सचर को इग्नाइट कर देता है। द हॉट गैसेस प्रोड्यूस ड्यू टू कंबशन इंक्रीजेस द प्रेशर एंड पुश द पिस्टन डाउन। अब पिस्टन फिर से वापस कैसे आएगा, जो हॉट गैसेस इस स्पार्क गैस मिक्सचर के इग्नाइट होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, उस चीज की वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है और पिस्टन फिर से वापस आता है। लास्ट में होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। दिस इज द लास्ट स्ट्रोक इन विच द पिस्टन राइजेस अप एंड एक्सपेल्स द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर, है ना। फिर द साइकिल देन रिपीट्स इटसेल्फ। ये होता है आपका नॉकिंग में। ऑक्टेन रेटिंग क्या है, देखो, द percentage of isooctane in a mixture of isooctane and n-heptene which has the same knocking characteristics as that of a fuel under examination। मान लो मैं एक फ्यूल को एग्जाम कर रही हूँ, अब उसके जैसे नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मेरे को किसी और में मिले, किस में मिलेगा, जैसे मान लो कि आइसोऑक्टेन को क्या कर रहे हैं हम लोग, आइसोऑक्टेन को एक मिक्सचर है हमारा आइसोऑक्टेन और एन-हेप्टेन, ठीक है। इन इन पूरे मिक्सचर में जितना परसेंटेज मेरे आइसोऑक्टेन का है, उस मात्रा ऑफ आइसोऑक्टेन को का सेम क्या है, नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके सेम है, एज द फ्यूल जिसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, है ना, सेम सेट ऑफ कंडीशंस के अंदर, उसको उस परसेंटेज को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। क्या बोला मैंने, जैसे मैंने बोला कि भाई मान लो आइसोक्टेन और एन-हेप्टेन का एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में कितना परसेंटेज मेरे आइसोक्टेन का है, मान लो कि कुछ 20% मेरा मान लो आइसोक्टेन का है ना। तो भाई इस 20% ऑफ आइसोक्टेन का सेम नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, जैसे हमारा जो भी फ्यूल है उसको मैं एग्जामिनेशन के ले रही हूँ, उसका जो जो नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा सेम उस परसेंटेज का भी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेन नंबर, है ना। अब octane rating देखो, a fuel with octane number 80 is the one which has the same combustion characteristics as a 80:20 mixture of isooctane and n-heptene, है ना। मान लो कि भाई एक आइसोक्टेन और एन-हेप्टेन का मिक्सचर है जिसमें 80:20 रेशियो है, 80% आइसोक्टेन है और 20% एन-हेप्टेन है ना। तो भाई एक फ्यूल जिसका ऑक्टेन नंबर 80 है अगर मैं बोलूँ, इसका मतलब कि इट हैज़ द सेम कंबशन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके पास एक फ्यूल अगर मैं बोल दूं कि भाई इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 80 है, मतलब मैं समझ जाऊंगी कि भाई ये फ्यूल का सेम कंबशन प्रॉपर्टी, सेम नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका, एक ऐसे मिक्सचर का जो कि 80:20 रेशियो में बना है, जहाँ पे 80% मेरा आइसोक्टेन है। ओके, ठीक है। तो अभी देखो, आइसोक्टेन हैज हाई रेजिस्टेंस टू नॉकिंग एंड इज असाइन्ड एन एंटी-नॉक वैल्यू ऑफ 100। ये आइसोऑक्टेन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, इसका हाई रेजिस्टेंस टू नॉकिंग है, इसलिए इसको एक एंटी-नॉक वैल्यू दिया गया है 100 का, है ना। इसके बाद क्या है आपका क्या कहते हैं, फ्यूल स्ट्रक्चर एंड ऑक्टेन रेटिंग, है ना। ये बोल रहा है कि भाई किसका कितना ज़्यादा है, स्ट्रेट चेन पैराफिन्स का कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा साइक्लोहेक्सेन का होता है
ऑक्टेन नंबर होता है 77, बेंजीन का 100 प्लस जाता है ना, एरोमेटिक जो होता है, एन हेक्सेन का 26 होता है ना। तो ऐसे टाइप का आपका रहता है, साइक्लो मिडिल में आता है, स्ट्रेट यहाँ पे आता है, और बेंजीन एरोमेटिक जो होता है वो ऊपर जाता है ना। नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस एज वी मूव डाउनवर्ड्स, जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा उतना कम नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, है ना। तो क्या कहते हैं, हाँ, नॉकिंग टेंडेंसी उतना ज्यादा डिक्रीज कर रहा है जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, उतना ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इंक्रीज कर रहा है जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, है ना। ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि नॉकिंग डिक्रीज कर रहा है, मतलब एंटी नॉकिंग बढ़ रहा है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे है ऐसे बोल सकते हैं, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस जैसे वी मूव डाउनवर्ड, है ना। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं, कुछ चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग नॉकिंग को वो कर सके, जैसे डोपिंग करते हैं ना हम लोग, वैसे ही यहाँ पे आप बोल सकते हो एंटी नॉक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसोलीन आर यूजुअली, कुछ एक प्रॉपर्टीज को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करके, जैसे हमारा हो गया टेट्रा इथाइलिल लेड, TEL। इन सब चीजों को अगर हम लोग ऐड करके इसका, इस चीज का, गैसोलीन का एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट्स। जैसे क्या क्या होते हैं, जैसे TEL हो गया और ये हो गया, दिस आर पॉपुलर एंटी नॉकिंग एजेंट्स। TEL एक अगर एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका एक स्वीट ऑडर होता है बट बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है ना। गैसोलीन कंटेनिंग TEL इज कलर्ड विद 2% रेड डाई टू इंडिकेट इट्स पॉइजनस नेचर, ये तो बस बोला है। नॉकिंग इज अ फ्री, नॉकिंग जो होता है वो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। कंबशन के टाइम पे जब ये कंबशन होता है, मतलब ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, जब PbC2H5 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो Pb बनेगा और ऑक्सीजन PbO बनाएगा। दिस एक्ट एज फ्री रेडिकल चेन इनहिबिटर्स एंड हेंस द प्रोपगेशन ऑफ द चेन रिएक्शन लीडिंग टू द नॉकिंग डज नॉट टेक प्लेस। ओके, सो क्या होता है, ये जो भाई हमारा फ्री रेडिकल ये जो बना ना, ये कैसे एक्ट करते हैं, ये फ्री रेडिकल चेन इनहिबिटर्स जैसे एक्ट करते हैं, मतलब वो लोग चेन को फर्दर प्रोपागेट नहीं होने देते, वो उस चीज को रोकते हैं। एंड हेंस द प्रोपागेशन ऑफ द चेन रिएक्शन लीडिंग टू नॉकिंग डज नॉट टेक प्लेस। नॉकिंग होने के लिए जो चेन रिएक्शन चाहिए होता है, उस चेन रिएक्शन को रोक देते हैं कौन, ये चेन इनहिबिटर्स। जो कैसे फॉर्म होता है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डाल दे रहे हैं ना, डोपिंग कर दे रहे हैं, इसको डाल दे रहे हैं ताकि एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़े। तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगा, कैसे, ये Pb और PbO बनाएगा, है ना। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनाएगा, ये एक्ट करेंगे एज फ्री रेडिकल चेन इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स मतलब जो इनहिबिट करते हैं ना, वो रोक देगा चेन को फर्दर प्रोपागेट होने में, एंड हेंस वो लोग पूरे रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे और नॉकिंग टेक प्लेस नहीं होगा। इसके बाद आता है आपका सीटेन रेटिंग या फिर सीटेन नंबर। इट इज अ मेजर ऑफ इग्निशन क्वालिटी ऑफ अ डीजल फ्यूल। ये मेरे को बोलता है कि कितनी इजीली द फ्यूल विल इग्नाइट अंडर कंप्रेशन। जब उसको कंप्रेस किया जा रहा है, कितना इजीली एक फ्यूल इग्नाइट हो जाएगा, उस चीज को दर्शाता है हमारा सीटेन रेटिंग या फिर सीटेन नंबर। जितना सीटेन नंबर ज्यादा है, उससे हम लोग समझेंगे कि ये फ्यूल बहुत ही इजीली इग्नाइट कर जा रहा है ना। तो क्या होता है, द परसेंटेज, इसको भी हम लोग एज ए परसेंटेज भी देख सकते हैं, किस मिक्सचर का, सीटेन और मिथाइल नैप्थेलिन के मिक्सचर में कितना परसेंटेज ऑफ सीटेन है, दैट विल हैव द सेम इग्निशन कैरेक्टरिस्टिक्स एज द फ्यूल अंडर टेस्ट अंडर द सेम कंडीशंस। इग्निशन क्वालिटी का ऑर्डर क्या होता है, देखो, एन एल्किन का सबसे ज्यादा होता है, एन नैप्थेलिन, एल्किन, ब्रांच एल्किन्स, एरोमेटिक्स का सबसे कम होता है, ये ऑपोजिट होता है, एन एल्किन्स का सबसे ज्यादा होता है। तो सीटेन रेटिंग हमको समझ में आया। सीटेन रेटिंग क्या है, सीटेन रेटिंग एक मेजर देता है किसका, एक जो इग्निशन क्वालिटी होता है एक डीजल फ्यूल का, उसका मेजर देता है कि कितना अच्छा इग्निशन क्वालिटी है एक डीजल फ्यूल का। वो कैसे देता है, एक नंबर से। ये नंबर क्या है, ये एक परसेंटेज है एक मिक्सचर में, किसका है, मान लो एक मिक्सचर में क्या है, हमारा सीटेन है, मिथाइल नैप्थेलिन है, उसमें कितना परसेंटेज मेरा सीटेन है, उस परसेंटेज ऑफ सीटेन का सेम इग्निशन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, कैसा, जैसा हमारा फ्यूल है अंडर एग्जामिनेशन, है ना। ओके, हाई सीटेन नंबर फ्यूल्स एलिमिनेट्स डीजल नॉक, है ना। क्या हाई, जितना हाई सीटेन नंबर होगा वो डीजल नॉक को उतना एलिमिनेट करेगा। हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर प्योर पुअर गैसोलीन फ्यूल्स आर क्वाइट गुड डीजल फ्यूल्स। द सीटेन नंबर ऑफ अ डीजल फ्यूल कैन बी रेज्ड बाय एडिशन। हाँ, सीटेन नंबर भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, कैसे, हम लोग कुछ प्री इग्निशन डोप्स अगर पहले से लगा दे तो भाई इग्निशन बढ़ जाएगा, सच इज इथाइल नाइट्रेट, ये सब अगर हम लोग डाल दे तो हम लोग सीटेन नंबर को भी बढ़ा सकते हैं, इग्निशन क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं एक फ्यूल का, है ना।